Hi, good morning. Today we are going to start polymer chapter. बहुत ही NCERT बेस्ड चैप्टर है। लोग छोड़ के चले जाते हैं इसको, बहुत इजी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लास के बाद मिलता है पीडीएफ नोट्स, है ना। सो क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स अच्छे से टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो इतना इंफॉर्मेशन अच्छा है स्टार्ट करने के लिए। बाकी मैंने टेलीग्राम में जो लिंक ट्री डाला है उस पर अगर आप देखो तो फिजिकल कंप्लीट डल गया है, ऑर्गेनिक भी डिलीटेड लेक्चर्स डल रहा है। ऑर्गेनिक इज वो भी डल रहा है या डल गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना अब आपको। तो ऑर्गेनिक भी अगर आपके कोई लेक्चर्स रह गए हैं या किसी वजह से आप नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं ऐसे भी। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे ही ऐसा दिख रहा है, आपको भी कुछ दिख रहा है गड़बड़? क्या हुआ भाई? चलो, सो द चैप्टर नेम इज पॉलीमर, है ना। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है और कुछ भी पूछा जाता है आप देखोगे तो एवरी काइंड, मतलब हर पेज से क्वेश्चन कहीं से आया है। रिसेंट 7-8 साल में हर साल आ रहा है, तो इसको छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। सो आई एम एबल टू सी द योर कमेंट्स। सो मैं कमेंट्स पे आपको बताइए, पहले पढ़ाऊंगा फिर आराम से कमेंट्स आपका लूंगा। कमेंट क्या हो रहा है यार? ये ठीक है ना। चलो, अभी ठीक है, कलर बीच बीच में कभी कभी चेंज हो रहा है बट ठीक है एज यूजुअल। तो चलिए बॉस, मैं स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम इज पॉलीमर, है ना। चैप्टर का नाम जो है आपके पास वो है पॉलीमर और कंप्लीट एनसीईआरटी हम पॉलीमर का करने वाले हैं रिव्यू। आइए एक एक करके पॉलीमर चैप्टर हम स्टार्ट करते हुए मूव करते हैं आगे। पॉलीमर सबसे पहले जो एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है पॉलीमर में, वो बोलते हैं कि जो पॉली है, पॉली वर्ड, जो पॉली वर्ड है वो उसका मतलब होता है मेनी। पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी और जो मर वर्ड है उसका मतलब होता है इट इज यूनिट। सो बहुत सारे यूनिट या बहुत सारे पार्ट जिसको बोलिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे यूनिट हो, बहुत सारे पार्ट हो, वो पॉलीमर है। पहली चीज आपको समझ में आई कि एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, बहुत सारे रिपीटिंग पार्ट्स होंगे, ठीक है। पॉलीमर का सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रेन का डब्बा। आप एक राजधानी ट्रेन को इमेजिन करिए जिसमें सारे एसी बोगी है। तो एक एसी बोगी, बहुत सारी रिपीटिंग एसी बोगीज हैं, तब जाके वो बना है ट्रेन। तो दैट इज पॉलीमर। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से रिपीटिंग पार्ट्स मिलेंगे तब जाके बनेगा पॉलीमर। अब आते हैं कि कितने रिपीटिंग यूनिट होंगे। अब आता है कि कितना हेवी होगा, कितने ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, वो सारी डिस्कशन करते हैं। सो पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स उसमें आ रहे हैं तो इट इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, और लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो ऑब्वियसली हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर क्वेश्चन आता है कितना मॉलिक्यूलर मास है, तो 1000 से लेकर के 10⁻7 U तक, 10⁻3 से लेकर के 10⁻7 U तक इसका मास होता है। सो लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर है क्या? पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। तो पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 10⁻3 से 10⁻7 U तक है, ठीक है। 10⁻1000 से लेकर के 10⁻7 U तक है। अच्छा, अब ये फिर से पूछा जाएगा कि बॉस ये लार्ज मॉलिक्यूल बना कैसे? तो अगेन सेम आंसर छुपा हुआ है इसमें कि ये बना है मेनी यूनिट्स को रिपीट करके, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स को जोड़ जोड़ करके, ठीक है ना। मेनी रिपीटिंग यूनिट्स को जोड़ जोड़ करके। तो आइए बेटा यहां पे आ जाएंगे कि फॉर्म्ड बाय कैसे बनता है?
formed by repeating formed by joining repeating structural unit formed by joining। हम क्या करते हैं कि रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को जोड़ देते हैं। जैसा मैंने बोला ना कि एसी ट्रेन, एसी डब्बे बहुत सारे आप जोड़ दीजिए रिपीटिंग वे में तो आपके पूरा ट्रेन बन जाएगा, दैट इज पॉलीमर। सो फॉर्म बाय ज्वाइनिंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर आपके पास बन जाता है पॉलीमर। और ऑन लार्ज स्केल, ऑब्वियसली बहुत बड़े स्केल में ये करना पड़ेगा तब जाके पॉलीमर बनेगा, ठीक है। अच्छा, पॉलीमर को आप मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हो। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल है उसको एक टर्म दे दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। सो आप लार्ज मॉलिक्यूल बोलो, मैक्रोमोलिक्यूल बोलो, बात एक ही है। चलो, अब आता है कि सर ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? तो बड़ा सिंपल से बात समझ में आएगा, इसी को हम मोनोमर कहते हैं। पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर को मिलाने के बाद बनता है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मेनी यूनिट्स मिलाने पे पॉलीमर बनेगा। मैं बोल रहा हूं ना कि हैविंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बार बार जोड़ने का चीज है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज मोनोमर। सो फॉर्म बाय ज्वाइनिंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, और इस रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप मोनोमर। इस रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को आप बोलते हो मोनोमर, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं मोनोमर। सिंगल स्पेशीज जिसको हम रिपीट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मोनोमर। अच्छा, मोनोमर्स क्या होते हैं? तो देखो, अब कह रहे हैं कि मोनोमर को बार बार जोड़ना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब मोनोमर एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? तो मोनोमर एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यह फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड से ही रिएक्टिविटी आती है, बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन होगा, और फंक्शनल ग्रुप अगेन रिएक्टिविटी आती है, फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है। तो वही हुआ, मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर्स आर रिएक्टिव मॉलिक्यूल। मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर आर रिएक्टिव मॉलिक्यूल हैविंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड। मोनोमर मॉलिक्यूल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और आपके रिएक्शन होगा। मोनोमर मॉलिक्यूल हैविंग डबल ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा एंड जॉइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड, सो यहां पे मोनोमर मॉलिक्यूल हैविंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड जॉइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से हम उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना? तो एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा तभी तो ज्वाइन होगा। अच्छा, उस रिएक्टिव मॉलिक्यूल में क्या होगा? तो डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना? डबल ट्रिपल बॉन्ड कॉमा फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो कॉमा फंक्शनल ग्रुप हो, और उसको ज्वाइन कैसे किया जाए? कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है ना? पॉलीमर में कोवलेंट बॉन्ड आएगा, ना ही कोऑर्डिनेट, ना ही आपको आयनिक, और ना ही मेटालिक। तो बाकी सब भूल जाइए, केवल कोवलेंट बॉन्ड से आपको जोड़ना होता है, ठीक है? अब यही है कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। अभी तक आपको पॉलीमर का पूरा इंट्रो, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पूरा इंट्रो वाला पैराग्राफ दिख रहा होगा। चलिए, इसी में एक टर्म आता है पॉलीमराइजेशन। क्या है? तो पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन है क्या? तो पॉलीमर बनने का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है? अच्छा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर की हम बात करते हैं कि पॉलीमर बनने का प्रोसेस। पॉलीमर बनता कैसे है? मोनोमर से। बहुत सारे मोनोमर को मिला दिया जाए तो पॉलीमर बन जाएगा, राइट? तो पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से बनता है, और इस पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, इस पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर। तो मोनोमर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, इसी को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है बेटा, इथीन से पॉलीथीन बनाना। इथीन मॉलिक्यूल बताएं, 2 कार्बन विद डबल बॉन्ड, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या बोला कि भाई एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें कि डबल ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है?
अगर मैं बहुत सारे ले लूं तो दिस इज मोनोमर, और मैं बहुत सारे मोनोमर ले रहा हूं, ठीक है, तो मोनोमर ले रहा हूं, बहुत सारे एन मोनोमर्स ले रहा हूं, तो क्या होगा कि सर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां पे होगा पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, डबल बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल, तो क्या हो जाएगा बड़ा सिंपली कि बॉस यहां पे हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे आ जाएगा बॉस आपके पास N मोल्स ऑफ CH2 होगा क्या कि बॉस ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल, आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो, यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो रिएक्टिव हो गया, अब ये रिएक्टिव है तो अपने जैसे फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, सो दूसरा मोनोमर दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा मोनोमर तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा मोनोमर चौथा फ्री रेडिकल, सारे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या होगा CH2 अगले से फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, मतलब ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, एंड फाइनली आपके पास क्या बनेगा, फाइनली पॉलीमराइज होके CH2 का होल N बन जाएगा जाके, क्लियर है, CH2 का होल बनेगा, ये है पॉलीथीन, इथीन से पॉलीथीन बनने का प्रोसेस, और यही इसमें जो है दिस इज रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट रिएक्टिव होता है तभी तो वो जाके अपने से बगल वाले से वो बन जाएगा, फिर रेडिकल बन जाएगा, क्लियर हुआ, सो दिस इज इथीन, ये रिपीटिंग यूनिट है, पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीमराइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, क्वेश्चंस की फॉर्म में, थ्योरी के बाद होगा बेटा, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे, टेंशन नहीं लो, पहले थ्योरी तो पढ़ो, इसीलिए थंबनेल चेंज करा दिया था ताकि आपको आइडिया लग जाए, जेई के लिए भी है बेटा, बिल्कुल, आप रोज आते हैं और रोज पूछते हैं क्या ये जेई के लिए भी है, मैं रोज वही जवाब देता हूं कि हाँ जेई के लिए भी है, ठीक है। चलिए नाउ ये क्या हो रहा है, आप देखोगे तो मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता हुआ चला आ रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मॉलिक्यूल जो है बेटा वो ऐड होता हुआ जा रहा है, तो इसको हम एडिशन पॉलीमर बोलेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं, सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन चैप्टर को एंड करना पड़ेगा आपको, तब जाके पूरे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं बात बताता हूं आपको, सेकंड चीज, सेकंड एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल, ये तो आपने इथीन से पॉलीथीन बनाने का पहला एग्जांपल पढ़ा पॉलीमर, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, अभी लिखोगे ये एग्जांपल तो समझ नहीं आएगा, बट हां चैप्टर के आधे आधे पोर्शन तक पहुंचते हुए ये वाला एग्जांपल कम से कम 3-4 बार आप लिख चुके होंगे, तो आइए, ये वाला एग्जांपल कहता है आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है ना, ये वाला जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये है क्या मैं बताता हूं, प्लस एडीपी एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी एसिड मिलके आपके पास नाइलॉन 66 बनाते हैं, क्या है ये, इसका भी कहानी सुनाता हूं मैं, नाइलॉन 66, देखो हेक्सामिथाइलिन मतलब आपके पास CH2 होल 6 होगा, दिस इज हेक्सामिथाइलिन, डायमीन का मतलब हो गया कि आपके पास इधर भी NH2 है और आपके पास इधर भी NH2 है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन आपके पास ये हो गया। एडिपिक एसिड का मतलब होता है, एडिपिक एसिड का मतलब होता है दिस इज C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके बीच में अगर 4 मिथाइल ग्रुप हो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 मिथाइल ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। सो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड ये नाइलॉन 66 देगा। कैसे नाइलॉन 66 देगा, थोड़ा गौर से देखना है, थोड़ा और गौर से फरमाइएगा। इधर से OH निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, और यहां अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, अमाइन का, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल जाएगा और अमाइन से एक एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो निकला क्या ओवरऑल, इधर से OH और इधर से H, वाटर निकल गया होगा, है ना, वाटर निकल गया होगा। तो जो बनेगा नाइलॉन 66 वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से देखेंगे, जो बनेगा नाइलॉन 66 उसको थोड़ा गौर से देखेंगे, मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, देखो अब देखोगे तो ये बनेगा आपके पास NH, यहां से हाइड्रोजन जा चुका है तो NH, उसको जोड़ा है इसने CH2 होल 6 से, फिर आगे जोड़ेगा NH, फिर देखोगे तो वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, आगे बनेगा CH2 होल 4, फिर आगे बनेगा C डबल बॉन्ड O। बड़ा क्लियर है ना,
नाइलॉन 66 ऐसे बनता है, ये एक पॉलीमर है जो कि इन दोनों के मिलने से बनता है। इसको आप ऐसे भी लिखोगे, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन को प्यार से आप ऐसे भी लिख रहे हो, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, HMDA। हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन जो है एडिपिक एसिड से मिलेगा और नाइलॉन 66 बनेगा। क्लियर है, समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नाइलॉन 66 एक बनता है, कैसे बन रहा है और ये याद ही रखना है। फाइनली नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, कैसे बना है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी एसिड से। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी एसिड ये रहा, यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है, फाइनली आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन बन गया। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी एसिड का पॉलीमर बन गया, नाइलॉन 66 बोलते हैं। देख लो इस बात, जूम भी कर दिया आपके लिए। कोई प्रॉब्लम भाई, PDF दे दूंगा, टेंशन ना लो, अभी पढ़ लो, अभी ये पढ़ लो, फिर PDF दूंगा। सर सॉल्यूशन चैप्टर नहीं हुआ, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ, मैंने कब बोला हो गया? मैंने बोला वो कल से होगा, आज पॉलीमर आ गया उसमें बीच में, ठीक है। आप फिजिकल पढ़ के दिमाग खराब हो रहा था आपको, तो मैंने बीच में एक पॉलीमर डाल दिया, फिर वापस से कल से फिजिकल स्टार्ट, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो अब देखो, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी एसिड, तो आपके पास जो भी पॉलीमर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो खत्म हो गया। पॉलीमर के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मात्र ये आपके 4 पॉइंट्स बनते हैं विद 2 एग्जांपल्स। देख लो, आप कहीं से भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो बता दो, पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, केवल। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में कि भाई पॉलीमर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस तरह से क्लासिफाई किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 4 वे में इसको क्लासिफाई किया गया है, 4 डिफरेंट मेथड से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहले सोर्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है, फर्स्ट सोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया, फिर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन से कैसे क्लासिफाई किया गया है, फिर मोलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, देन आपके पास बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे कैसे आपको क्लासिफाई किया गया है। सो इतने सारे क्लासिफिकेशन, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इतने सारे क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। सोर्स के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई है, स्ट्रक्चर पे किस तरह से क्लासिफाई है, मोड पे किस तरह से क्लासिफाई है, मोलिकुलर फार्मूला पे किस तरह से क्लासिफाई है, और जब बाद में जाके ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से किस तरह से क्लासिफाई है। ठीक है, चलो सोर्स। आइए, सोर्स में आपके पास 3 होता है, एक है नेचुरल पॉलीमर, सोर्स है नेचुरल पॉलीमर, और ये बड़ा सिंपल होगा, नेचुरल पॉलीमर जो प्लांट एनिमल से मिलता है वो नेचुरल पॉलीमर बोल दिया। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ये भी होगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आ जाएगा पॉलीमर। चलो नेक्स्ट, और आएगा आपके पास सेमी सिंथेटिक के बाद सिंपल आ जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक के बाद सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ये सोर्स के बेसिस पे, अभी पूरा डिटेल आएगा एग्जांपल के साथ, डोंट वरी, पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर में, कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर में आपके पास पहला आएगा लीनियर, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल, जैसे एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ऑक्टेन, जो भी कर लो, तो एक नॉर्मल जो एन लेंथ की चेन होती है कि बिना किसी ब्रांचिंग के, उसी को हम कहते हैं लीनियर, मतलब वो रुकेगा नहीं, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, चलता जाएगा, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद आएगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर के बाद आएगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सो यहां पे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर में, इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर। थर्ड इज क्रॉसलिंक और नेटवर्क पॉलीमर, थर्ड जो होगा आपके पास क्रॉसलिंक स्लैश नेटवर्क पॉलीमर। सो क्रॉसलिंक और नेटवर्क पॉलीमर आपके पास आएगा तीसरे में, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉसलिंक या नेटवर्क पॉलीमर, है ना। चलिए, और ये तीनों के डेफिनेशन विद एग्जांपल अभी आगे पढ़ाऊंगा। फिर आते हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन लिंकिंग का कौन सा मोड है, उसके बेसिस पे भी आपके पास है एडिशन और कंडेंसेशन।
किस तरह से ऐड होके पॉलीमर बन रहा है। तो अगर मान लो फ्री रेडिकल से ऐड हो रहा है तो एडिशन पॉलीमर, अगर ऐड होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल या HCl मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर। आइए तो यहां पे आ जाएगा दिस इज एडिशन पॉलीमर। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन से आएगा एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड वन विल बी कंडेंसेशन पॉलीमर एंड सेकेंड वन विल बी कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। सो इट इज 4 है इंपॉर्टेंट वन, इलास्टोमर, फाइबर, इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोसेटिंग और चौथा है थर्मोप्लास्टिक। और इलास्टोमर से क्वेश्चन आया है, फाइबर से क्वेश्चन आया है, थर्मोसेटिंग से क्वेश्चन आया है, थर्मोप्लास्टिक से क्वेश्चन आया है। सो आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे 4 होगा, एक होगा इलास्टोमर, दूसरा होगा फाइबर, तीसरा होगा थर्मोसेटिंग और चौथा होगा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। चलिए ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे और लास्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीमर की। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पे होगा आपके पास चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। एक आपको खुशखबरी दे देता हूं यहां पे। पहली खुशखबरी ये है कि ऑल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन एट वन प्लेस यहां पे आने वाला है। ऑल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन एट वन प्लेस बस आने ही वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ये पॉलीमर सरप्राइज आ गया उसी तरह ऑल नेम रिएक्शन भी एक दिन सरप्राइज में आ जाएगा। और बाकी एज इट इज चलता रहेगा, जो जैसा कोर्स चल रहा है, इनऑर्गेनिक जैसा चल रहा है, फिजिकल जैसा चल रहा है, वो चलता रहेगा। आइए दूसरा सरप्राइज ये है कि ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमर है ये एडिशन पॉलीमर को बोलते हैं। सो इसको अलग से नहीं पढ़ना है, चेन ग्रोथ पॉलीमर ही एडिशन पॉलीमर है। तो आप एडिशन पॉलीमर पढ़ लीजिए तो आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर अपने आप आ जाएगा। ये तीसरा खुशखबरी ये है कि ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वही स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को आप बोलोगे कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को आप बोलोगे कंडेंसेशन पॉलीमर। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आप देखोगे दिस इज सोर्स, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज मोड, ये मॉलिक्यूलर फोर्स और ये ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में पढ़ चुके होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि चेन ग्रोथ को हम एडिशन बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। खत्म कहानी। अब एक एक करके हमें यहां तक पहुंचना है थर्मोप्लास्टिक तक पढ़ते हुए। आइए पहले सोर्स वाले तीनों खत्म करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। रेडी है? रेडी है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं। सोर्स के बेसिस पे अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं और उसमें आएगा आपके पास नेचुरल पॉलीमर। सबसे पहले आएगा आपके पास नेचुरल पॉलीमर। आइए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? तो देखो वो वाला पॉलीमर जो आपको डायरेक्टली प्लांट एनिमल से मिल जाता है, प्लांट से जो पॉलीमर मिल गया, एनिमल से जो मिल गया, ये नेचर जिसका सोर्स है, जो भगवान मैन मेड नहीं है, जो भगवान ने दिया हुआ है। तो उससे तो सिंपल लिखेंगे नेचुरल पॉलीमर कहां मिलेगा? तो बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला सोर्स है ये। इसका सोर्स है कि प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायोलॉजी में पढ़ते हो वैसे हेलिक्स वाला, डीएनए का पढ़ते हो हेलिक्स वाला, राइट? तो एग्जांपल भी लिखी लो आप उस तरह से कि भाई ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्रोटीन। सेलुलोज पढ़ते हो, सेलुलोज भी वहीं से मिलेगा। स्टार्च भी आपको मिलता है तो स्टार्च भी आपके पास होगा, स्टार्च। ठीक है ना? चलिए तो प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। उसके बाद यहां पे कुछ रेजिन्स होते हैं, वो भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। रबर इज ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर जो प्लांट से मिलता है। तो ये हो गया आपके पास विथ डेफिनेशन एंड एग्जांपल कि नेचुरल पॉलीमर कौन कौन सा होगा जो प्लांट एनिमल में मिलता है। और प्लांट एनिमल में भी प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च ये एनिमल से डिराइव हो जाएगा। सम रेजिन्स एंड रबर ये आपको प्लांट से डिराइव हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आ जाओ नेचुरल पॉलीमर के बाद सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं। नेचुरल पॉलीमर के बाद सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर लेते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? सो नेचुरल पॉलीमर का ही डेरिवेटिव है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर, इसी से बनाया गया है। बेसिकली इसका भी इनडायरेक्ट सोर्स प्लांट एनिमल है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डायरेक्टली प्लांट एनिमल से मिल जाता है, ये इनडायरेक्टली प्लांट एनिमल से मिलता है। इससे कुछ मिला के इन जो नेचुरली अकरिंग है उनमें कुछ थोड़ा बहुत हम मिला देते हैं और फिर बनता है सेमी सिंथेटिक। सो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर है।
इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है सेलुलोज एसीटेट, दूसरा है सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज आपको यहां पे मिल रहा है नेचुरली, बट उसी में हमने एसीटेट जोड़ दिया, उसी में हमने अपनी तरफ से नाइट्रेट जोड़ दिया, तो वो हो जाएगा सेमी सिंथेटिक सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। अच्छा, सेलुलोज एसीटेट जो होता है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है रेयन। सेलुलोज एसीटेट को हम क्या बोलते हैं? रेयन। और इसको याद करने का तरीका ऐसा होता है CAR। सेलुलोज एसीटेट को हम बोलते हैं रेयन। सेलुलोज एसीटेट रेयन हो गया सेमी सिंथेटिक। क्लियर है? चलो, अब नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। सिंथेटिक पॉलीमर में आपके पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर हो गया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सर कल इनऑर्गेनिक की क्लास क्यों नहीं ली 9 बजे? आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत कोई थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, आज से वो क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। कल इनऑर्गेनिक की क्लास नहीं हुई, आई एम रियली सॉरी। आज से आपकी क्लासेस होगी। थैंक यू। चलिए, तो नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। अब आते हैं बेटा, तीसरा क्या था? सेमी सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक। अब आते हैं आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब मैन मेड। सिंथेटिक पॉलीमर वो होता है जो मैन मेड पॉलीमर होता है, जो इंसानों ने लैबोरेटरी में बनाया होता है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, मैन मेड पॉलीमर। ठीक है, मैन मेड पॉलीमर क्या होता है? जैसे पॉलीथीन या प्लास्टिक जिसको आप बोल रहे हो, वो तो भगवान ने नहीं दिया, वो तो आपने बनाया, आप ही ने तो बनाया है वो पॉलीथीन वाला। या सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमने ही तो बनाए, मैन मेड है। चलिए, तो आते हैं आपके पास एग्जाम्पल में इसका प्लास्टिक। एग्जाम्पल इसका है प्लास्टिक, जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, चलिए, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद आएगा आपके पास सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम बोलते हैं नाइलॉन 66। सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन 66, या सिंथेटिक रबर, जो हम अपने लेबोरेटरीज में बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, सिंथेटिक रबर। ठीक है, जिसको हम ब्यूना एस के नाम से जानते हैं। आगे आ जाएगा ब्यूना एस और ब्यूना एन आगे आ जाएगा। तो बस अभी एग्जांपल के लिए याद रखिए, सिंथेटिक फाइबर हो, सिंथेटिक रबर हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दे ऑल आर सिंथेटिक पॉलीमर। बेटा चैट को एकदम स्लो रखिए प्लीज, प्लीज। केवल और केवल हां या ना का जवाब दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, अब आइए नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए, नेक्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक के बाद अब आते हैं, ये सोर्स वाला काम हो गया आपको। अब ये पॉलीमर स्ट्रक्चर, ये वाला काम हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस वन, लीनियर ब्रांच्ड और क्रॉस चेन। लीनियर ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक या क्रॉस चेन। रेडी? आइए लीनियर पॉलीमर की बात कर लेते हैं कि लीनियर पॉलीमर क्या होगा। लीनियर पॉलीमर, उसके बाद आएंगे लीनियर के बाद ब्रांच्ड पॉलीमर, एंड देन हम डिस्कस करेंगे आपके पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर, ब्रांच्ड या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्लैश नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड या लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, एंड यहां पे आ जाएगा आपके पास क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर आ जाते हैं। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर आ जाते हैं कहानी, हाँ कहानी में आ जाते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर वही होगा जैसे आपको बताएं, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, वो नॉर्मल रेगुलर चेन चलता जाए, दैट इज कोई बिना ब्रांचिंग का कोई पॉलीमर है, दैट इज लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में सिंपल होगा बेटा कि लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से आपको मिलता जाएगा, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिना किसी ब्रांचिंग के चलता ही जा रहा है, बिना किसी ब्रांचिंग के चलता ही जा रहा है। ये लीनियर है। तो आपके पास आएगा फिर इसमें दो है, लीनियर पॉलीमर में दो है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जांपल इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, सॉरी इसका आ जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और फिर आ गया आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी बोलेंगे। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये दोनों के दोनों लीनियर पॉलीमर है। अच्छा, लो डेंसिटी पॉलीथीन हम नहीं कर सकते,
इसमें गलती से भी लो डेंसिटी पॉलीथीन नहीं ले आना, क्योंकि हम एडिशन पॉलीमर में देखने वाले हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन में थोड़ा बहुत क्रॉस लिंकिंग आ जाता है, थोड़ा बहुत ब्रांचिंग हो जाता है, इसीलिए लो डेंसिटी पॉलीथीन यहां पे नहीं लिखा। क्लियर? अब आते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर में वही होगा कि भाई पॉलीमर चेन्स की ब्रांचिंग हो रखी होगी। आइए, लीनियर चेन विथ ब्रांचेस। पॉलीमर चेन क्या है? लीनियर चेन विथ ब्रांचिंग या ब्रांचेस, वो क्या हो जाएगा आपके पास? ब्रांच्ड पॉलीमर। लीनियर चेन विथ ब्रांचेस क्या हो जाएगा आपके पास? ब्रांच्ड पॉलीमर। और बड़ा सिंपल सा कहानी है, ये रहा आपके पास लीनियर चेन, ये रहा आपके पास लीनियर चेन। अगर इसमें थोड़ी बहुत ब्रांचिंग है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत ब्रांचिंग है, तो ये हो जाएगा आपके पास ब्रांच्ड पॉलीमर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन फैमिली के नोट्स क्लास के बाद है, मिल जाएगा। आगे बढ़िए, यहां पे ब्रांच्ड पॉलीमर में आ जाएगा लीनियर लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ये हो गया। लीनियर चेन विद ब्रांचेस, ये हो गया। अब आते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, अब देखो यहां पे कि क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर क्या होता है। क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर बड़ा सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए ये आपके बहुत सारे पॉलीमर चेन हैं और ये पॉलीमर चेन के बीच में अटैचमेंट्स हो, मतलब ये वाला पॉलीमर चेन तीसरे वाले से जुड़ा हो, तीसरा वाला पांचवें वाले से जुड़ा हो, पांचवा वाला 10वें वाले से जुड़ा हो, तो अगर पॉलीमर चेन के अंदर ब्रांचिंग है, दे आर इंटरलिंक्ड, उसको हम बोलते हैं बेटा क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है ना? इसमें आता है कंटेन ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है ना? सिंपल लिखेंगे कि ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिटवीन, या सिंपल लिखो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लीनियर पॉलीमर चेन। लीनियर पॉलीमर चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, इसी को हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है ना? तो आप देखोगे जैसे ये रहा आपके पास लीनियर पॉलीमर चेन, ये दूसरा लीनियर पॉलीमर चेन डिस्कस कर दिया, ये तीसरा लीनियर पॉलीमर चेन डिस्कस कर लिया। होगा क्या, अब ये देखो अगर फर्स्ट और थर्ड वाला ये देखो आपस में लिंक्ड है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ये वाला आपस में लिंक्ड है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। अगर ये वाले सारे के सारे लीनियर पॉलीमर चेन्स अगर आपस में लिंक्ड हैं, तो दे आर कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत है, लेकिन एक चीज जो हम छोड़ रहे हैं वो है इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल। सो ब्रांच्ड का एग्जांपल भी लिखते चलेंगे और सामने यहां पे आ जाएंगे क्रॉस लिंक। सो देखो ब्रांच्ड के एग्जांपल में आप सीधा सीधा लिख सकते हो लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में थोड़ी बहुत ब्रांचिंग होती है, इसलिए हम उसको ब्रांच्ड पॉलीमर में लिख रहे हैं। क्लियर है? यहां पे आइए क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर आप आगे जाके पढ़ेंगे बेकेलाइट और मेलामाइन। अभी मैं बता रहा हूं कि अभी मैं बस पार्ट्स बता रहा हूं, आगे जाके पूरा डिटेल पढ़ना बाकी है। सो एग्जांपल इसको लिखेंगे, दैट इज बेकेलाइट, BEKA, बेकेलाइट। ठीक है, और यहां पे आ जाएंगे आपके पास मेलामाइन, बेकेलाइट, एंड दूसरा आ जाएंगे आपके पास मेलामाइन। चलिए, तो यहां पे लीनियर पॉलीमर, देन वी हैव ब्रांच्ड पॉलीमर, देन वी हैव क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर, बेकेलाइट और मेलामाइन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए हैं? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आपने पढ़ा है कि वो ब्रांच चेन है, तो आपने गलत पढ़ा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। चलो अब आ जाओ कि यहां पे आ गए आपके पास बेकेलाइट और मेलामाइन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये आपको सिंपल एग्जांपल्स पूछ रहा होता है वो उसमें एग्जाम में। ठीक है, अब आइए यहां तक अपन ने कर दिया, तो देखो आप कहां तक कर चुके हैं, यहां तक क्रॉस लिंक या नेटवर्क। अभी आपको पढ़ना है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, यहां से और इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, एंड देन ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और ये दोनों हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि दे आर सेम। चलो, तो अभी अपना पार्ट है एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर करना। आइए, सो नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं मैं एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में। रेडी एवरीथिंग? चलो, सो नेक्स्ट आपके पास आएगा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, और फिर आएगा आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर। चलो, एडिशन पॉलीमर, फिर आएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होता है? मैं वापस से वही बोलूंगा कि जो ऐड करने से बन रहे हो, ऐड करने से कौन बनता है? जिसके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, वो टूटेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और फ्री रेडिकल अगर आपस में ज्वाइन हो रहे हो तो वो हो जाएगा आपके पास एडिशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर क्या होता है? रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स।
ठीक है ना, रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर। अच्छा कहां पे, जिसके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड हो। रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स, एडिशन पॉलीमर कैसे बनेगा, सो आ जाएगा रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर, तो मोनोमर का रिपीटेड एडिशन हो रहा है, ठीक है, हैविंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सो रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर हैविंग डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड, हैविंग डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड। जैसे पॉलीथीन फ्रॉम इथीन, एग्जाम्पल कैसे करोगे बेटा, पॉलीथीन फ्रॉम इथीन, एग्जाम्पल विल बी, आप इथीन, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल को फ्री डबल बॉन्ड तोड़ते हो, फ्री रेडिकल बनता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल ज्वाइन होंगे, पॉलीथीन बन जाए। पॉलीथीन जो इंडस्ट्री में बनता है वो इथीन मॉलिक्यूल से बनता है, और ये एक एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल में आप पॉलीप्रोपीन बनाते हो, पॉलीप्रोपीन फ्रॉम नॉर्मल प्रोपीन, पॉलीप्रोपीन फ्रॉम प्रोपीन, अगेन जहां भी डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा वो टूट के फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है कंबाइन करते जाना आगे की तरफ। डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा वो टूट के फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है वो आगे जुड़ता चला जाएगा, कंबाइन होता चला जाएगा। यही है आपका एडिशन पॉलीमर। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आपके पास एडिशन पॉलीमर भी हो गया। क्लियर क्या? अब एडिशन पॉलीमर के दो पार्ट है, एडिशन पॉलीमर के दो पार्ट है, एक को कहते हैं होमोपॉलीमर, दूसरे को कहते हैं कोपॉलीमर। अब ये होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर भी पढ़ने वाले हैं, आइए एक एक करके देखते हैं कि होमोपॉलीमर क्या है और कोपॉलीमर क्या है। तो इस साइड में आपके पास होमोपॉलीमर डिस्कस होगा, और राइट हैंड साइड में होमोपॉलीमर, लेफ्ट में होमोपॉलीमर, और राइट हैंड साइड में हम बेटा कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब है जैसे पॉलीमर बन कैसे रहा है, बहुत सारे मोनोमर ऐड करने के बाद, क्लियर, बहुत सारे मोनोमर ऐड करने के बाद, अगर मान लो सारे मोनोमर सेम हो दैट इज होमोपॉलीमर, और अगर डिफरेंट मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं तो कोपॉलीमर। समझना है बात को। होमोपॉलीमर क्या होगा, सेम मोनोमर से बना हुआ है होमोपॉलीमर, होमो का मतलब होता है सेम, कोपॉलीमर का मतलब डिफरेंट मोनोमर्स जोड़ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। आइए, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर, होमोपॉलीमर क्या है, ये है पॉलीमराइजेशन ही, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर अगर आपके पास हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज होमोपॉली, सिंगल मोनोमर, ठीक है। और यहां पे क्या होगा कोपॉलीमर में, कि पॉलीमराइजेशन यहां भी होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर नहीं, टू डिफरेंट मोनोमर, सिंपल लिखिएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर, वो आ जाएगा बेटा आपके पास कोपॉलीमर। पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर आएगा तो होमोपॉलीमर, और अगर टू डिफरेंट मोनोमर आ रहा है तो बेटा कोपॉलीमर, ठीक है। और आपने इसका एग्जाम्पल देख रखा है, याद करो जब हम ये दिखा रहे थे, ये वाला एग्जाम्पल कहां गया, ये वाला एग्जाम्पल, ये देखो सिंगल पॉलीमर है, इसकी रिपीटिंग यूनिट सेम है, तो ये हो गया होमोपॉलीमर। लेकिन इसमें देखोगे दो अलग अलग है, मोनोमर्स दो अलग अलग है, एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है, दूसरा एडीपिक एसिड है, तो इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। तो आप देख चुके हो एग्जांपल, बस इसको यहां पे हमने फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन में पैक कर दिया, और जिसको एग्जांपल में वही देंगे कि पॉलीथीन फ्रॉम इथीन, पॉलीथीन फ्रॉम इथीन, दिस इज द एग्जांपल, पॉलीथीन फ्रॉम इथीन, ये इसका एग्जांपल हुआ, पहला एग्जांपल हो गया। सेम आपके पास आएगा बेटा ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 66, ये सब इसके एग्जांपल में पाए जाएंगे, नाइलॉन 66, ठीक है ना। ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 66। अब देखो नाइलॉन 66 बनाने का तरीका अभी अगले पेज पे पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, दोबारा लिखूंगा। ब्यूना एस बनाने का तरीका अगले पेज पे लिखाऊंगा, ब्यूना एन बनाने का तरीका अगले पेज पे लिखाऊंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट है बेटा, बिल्कुल ठीक है। HMDA प्लस एडिपिक एसिड इज नाइलॉन 66, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस नाइलॉन 66 प्लस एडिपिक एसिड इज नाइलॉन 66, ठीक है। अभी हम तीनों को देखने वाले, पहले यहां तक कवर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट इज नाइलॉन 66 का मैं आपको समझा देता हूं, फिर ब्यूना एस का समझा देता हूं, नाइलॉन 66 का समझा देता हूं, फिर आ जाएंगे ब्यूना एस का समझा देता हूं, फिर ब्यूना एन का समझा दूंगा, ब्यूना एस का समझा देता हूं, फिर अपन ब्यूना एन का समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, नाइलॉन 66 कैसे बनता है?
अब अपन ने ये तो जान लिया कि यार ये कोपॉलीमर है, लेकिन कौन से दो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बनता है ये अपने को जानना है। नाइलॉन 66 वी नो, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन पहले बना दिया, डायामाइन, इसको बोलते हैं HMDA, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, इसको बोलते हैं HMDA। दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, HMDA, ठीक है। और इसको आप जोड़ रहे हो एडिपिक एसिड से, सो जैसे इसको आप एडिपिक एसिड से जोड़ते हो, एडिपिक एसिड इज बेसिकली C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना। एडिपिक एसिड इज CH2 फिर आगे चला जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो बड़ा गौर से सुनना, यहां से OH निकलता है और अमाइन से बेटा H निकलता है, अगेन यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलता है। कहने का मतलब है वाटर रिमूव हो रहा है यहां से, वाटर रिमूव हो रहा है यहां से, तो आप इसका सीधा सीधा लिख सकते हो। देखो यहां पे एक हाइड्रोजन निकल चुका है, इसमें से कोई हाइड्रोजन निकलने का चांस नहीं है, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा OH निकल चुका है, बीच वाले से कुछ भी चेंज करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर और आगे निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है बेटा कि कोई यहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी बार लिखेंगे नाइलॉन 66 को आपको याद हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाना है, अमाइन से H हटाना है, कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं इसको कोपॉलीमर भी कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, और दूसरे वाले को एडिपिक एसिड कहते हैं। इन दोनों को मिलाने पे नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइलॉन 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे नाइलॉन 66 भर के मिलेगा। अब आता है कि ब्यूना एस तो बन गया, ब्यूना एस एक कोपॉलीमर है, ब्यूना एन भी कोपॉलीमर है, ये ब्यूना एस और ब्यूना एन कोपॉलीमर तो है। तो कौन कौन से दो मोनोमर से मिलकर ब्यूना एस बनता है, कौन कौन से दो पॉलीमर से मिलकर ब्यूना एन बनता है? तो देखो ब्यूना का मतलब होता है 1,3-ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन, ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन के मिलाने से बनता है, ठीक है। उसी तरह 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल मिलाओगे तो वहां पे बनता है ब्यूना एन। तो पहले अपन ब्यूना एस देखते हैं, फिर अपन ब्यूना एन पे जाएंगे। तो ब्यूना एस, ब्यूना कहां से आ रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूना कहां से आ रहा है, वो आ रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये पहला पॉलीमर हुआ 1,3-ब्यूटाडाइन, प्लस आपके पास जाएगा एस्टाइरिन, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस जाएगा आपके पास एस्टाइरिन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन मिलके आपके पास बनेगा ब्यूना एस, 1,3-ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन आपके पास आएगा ब्यूना एस। ब्यूना एन क्या होगा, सो अगेन 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। अभी मैं आपको दोनों बताता हूं, डोंट वरी। 1,3-ब्यूटाडाइन, अच्छा ये याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन तो बेटा है नहीं, देख लो प्लस। लेकिन अगर आप तोड़ तोड़ के ऐसे पढ़े हो, एक राइलो नाइट्राइल तोड़ तोड़ के पढ़े होगे तो याद करना आसान हो जाएगा, ये मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, ब्यूना एन। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहां पे आप आ रहे हो 1,3-ब्यूटाडाइन बना लो। तो भाई ब्यूटा एक 1,3-ब्यूटाडाइन बड़ा सिंपल है, n मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन। एस्टाइरिन क्या होगा आपके पास, एस्टाइरिन होगा कि बेंजीन जुड़ गया C6H5 बेंजीन, और आगे बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज एस्टाइरिन। अगर आप बेंजीन के ऊपर इथीन मॉलिक्यूल जोड़ दो तो दैट इज कॉल्ड एज स्टाइरिन, बेंजीन के ऊपर इथीन जोड़ दो स्टाइरिन हो जाता है, ठीक है। चलो ये हमने स्टाइरिन पढ़ा भी है कहां पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH आगे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको एक्राइलोनाइट्राइल में जोड़ दो। एक्राइलोनाइट्राइल क्या है, तो एक्राइलोनाइट्राइल बड़ा सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे चला जाएगा CN, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन एंड दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। ये 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल है, बनेगा इन दोनों से ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस बनाने का बस तरीका देख लेना, सीख जाओगे। ब्यूना एन बनाने का तरीका देख लो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, बशर्ते कि आपका खुद का हाथ हो। आओ ये देखो, ये दोनों डबल बॉन्ड बीच में ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको फील हो रहा होगा कि ये दोनों टूटेगा, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, ये दोनों टूटेगा, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, तो चारों कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। ये वाला फ्री रेडिकल आगे वाले से जुड़ेगा, ये वाला फ्री रेडिकल आगे वाले से जुड़ेगा। यहां तक क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बीच में जो फ्री रेडिकल है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। अब शॉर्टकट सुनो,
शॉर्टकट ये है कि दोनों तरफ का डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा। पहली बात कि सर ब्यूना एस कैसे बनेगा, सो दोनों तरफ का डबल बॉन्ड देखो यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH आगे जुड़ जाएगा CH2। पहली बात समझ में आई कि भाई यहां पे इधर से डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 जुड़ गया यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 चलो, अब क्या होगा यहां से ये जो है आपके पास कहां पे फाइनली कहां पे जुड़ रहा है, फाइनली कहां पे जुड़ रहा है, देखो ये इस बॉन्ड से जाके जुड़ रहा है, इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, ये वाला डबल बॉन्ड से जाके जुड़ जाएगा इस वाले से बेंजीन डाइस्टाइरिन से, यहां पे फ्री रेडिकल होगा और उस फ्री रेडिकल से जाके जुड़ जाएगा। सो दिस इज CH और CH में आपके पास CH2 आगे जो है CH इससे जुड़ा हुआ है C6H5 और इससे जुड़ा हुआ है आपके पास बेटा CH2 होल N चला जाएगा, दिस इज ब्यूना S होल N चला जाएगा, दिस इज ब्यूना S। तो C6H5 आपके पास बड़ा सिंपल से आ जाएगा, दिस इज ब्यूना S। ब्यूना इसमें हमने किया क्या है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में दोनों डबल बॉन्ड बीच में ले आए, दोनों डबल बॉन्ड बीच में ले आए और इसको इस फ्री रेडिकल से जाके जोड़ दिया, और इस कार्बन से एक CH2 है और एक बेंजीन है, इस कार्बन से एक CH2 एक बेंजीन है, हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन भी हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 1,3-ब्यूटाडाइन एक राइलोनाइट्राइल में अगेन ये 1,3-ब्यूटाडाइन के दोनों डबल बॉन्ड बीच में ट्रांसफर कर दो, तो 1,3-ब्यूटाडाइन के दोनों डबल बॉन्ड बेटा बीच में ट्रांसफर कर दो, हो गया, ये देखो ट्रांसफर करके रेडी, बीच में ट्रांसफर कर दिया, एक बार देख लो, ये दोनों डबल बॉन्ड बेटा बीच में ट्रांसफर हो गया। अब ये जो है इस फेरे रेडिकल से जाके जुड़ जाएगा, यहां पे इस वाले फेरे रेडिकल से जाके जुड़ जाता है, तो फाइनली CH2 जो है वो CH2 CH आगे CN से जाके जुड़ जाएगा, दिस इज होल N बना देंगे, हो गया आपके पास ब्यूना N। ब्यूना S भी तैयार है, ब्यूना S भी N भी तैयार है। नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, तो क्या कंडेंसेशन पॉलीमर कोपॉलीमर नहीं होता, क्या कंडेंसेशन पॉलीमर कोपॉलीमर में नहीं लिखते गधो, वो कोपॉलीमर भी है, अगर दो मोनोमर डिफरेंट है तो वो कोपॉलीमर कहलाएगा। खत्म हो जाएगा इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन, यस 30 जून तक खत्म हो जाएगा। बताओ और कोई प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं आगे आपके पास, यहां पे आगे आ जाते हैं, ब्यूना S और ब्यूना N 1,3-ब्यूटाडाइन एस्टाइरीन से जुड़ता है ब्यूना S, 1,3-ब्यूटाडाइन एक राइलोनाइट्राइल से जुड़ता है ब्यूना N, ठीक है, ये है आपका एस्टाइरीन और ये आपका एक राइलोनाइट्राइल, क्लियर है, समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब हक साहब लिख रहे हैं रॉन्ग, हक साहब उसको लिखे राइट, ठीक है ना, आप गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना, रॉन्ग इज योर राइटिंग, रॉन्ग इज नॉट माई गदो, हक साहब अच्छे बच्चे ऐसे थोड़ा ना करते हैं। सो नाइलॉन 6,6 हो गया, ब्यूना S हो गया, ब्यूना N हो गया, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, नाइलॉन 6,6 हो गया, ब्यूना S हो गया, ब्यूना N हो गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, समझ गए हैं। आगे बढ़े, MHCET के लिए देख सकते हैं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, हर एग्जाम के लिए देख सकते हैं, पॉलीमर हर एग्जाम में सेम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, हाँ ये रेजोनेंस इफेक्ट टाइप का है, बट रेजोनेंस है नहीं गधो, रेजोनेंस ठीक है यार, चलो यार तुम बोल सकते हो रेजोनेंस, बट रेजोनेंस नहीं है, ठीक है ना, रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है, वो सब चीजें होना जरूरी है, चलो ठीक है। अब आते हैं आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर हो गया, एडिशन के 2 पार्ट थे और इसका एग्जांपल मैंने 3 बता दिया एक्सप्लेन करके, ठीक है, एडिशन पॉलीमर हो गया, एडिशन के 2 पार्ट थे और उनका एग्जांपल यहां पे मैंने बता दिया, नाइलॉन 6,6 ब्यूना S और ब्यूना N, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर, कि भाई कंडेंसेशन पॉलीमर कौन कौन सा है, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है। सो कंडेंसेशन पॉलीमर आपके पास आएगा ये वाला, कि अगर मान लीजिए कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, ठीक, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होगा, अगर मान लीजिए एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है और एडिशन करने की वजह से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जैसे वाटर निकल जाए, ठीक है ना, अभी अभी आपने देखा था H और OH हट गया था, H और OH हटने से वाटर निकल गया था, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर वो है कि पॉलीमराइजेशन होगा
लेकिन अगर पॉलीमराइजेशन की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl ये एलिमिनेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। आइए, कंडेंसेशन पॉलीमर में ये सेम है, पॉलीमराइजेशन तो होगा, रिपीटेड एडिशन तो होगा, बट आफ्टर रिपीटेड एडिशन अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। आइए, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन, आइएगा, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, repeated condensation reaction between two different bifunctional, between two different bifunctional, repeated condensation between two different bifunctional and trifunctional। बाईफंक्शनल का मतलब जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, बाईफंक्शनल है, ट्राईफंक्शनल पॉलीमर्स, नहीं नॉट पॉलीमर्स, मोनोमर्स, मोनोमर, क्या है मोनोमर, कह रहा है कि भाई दो डिफरेंट बाईफंक्शन, बाईफंक्शनल का मतलब याद आ रहा है, एक में अमाइन था और एक में COOH था, बाईफंक्शनल हुआ ना, रिपीटेड एडिशन ऑफ बाईफंक्शनल, ठीक है, बाईफंक्शनल मोनोमर्स है। अच्छा, दूसरी बात, एलिमिनेशन होता है यहां पे कि वाटर होगा या अल्कोहल होगा या HCl होगा, इस आर एलिमिनेटेड, इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे नाइलॉन 66 में वाटर एलिमिनेट हो गया, तो इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे एग्जांपल इसका और अच्छा है टेरिलीन, ठीक है ना, टेरिलीन जिसको हम बोलते हैं डेक्रॉन, आगे हम डेक्रॉन भी देख लेंगे एग्जांपल, बट अभी के लिए टेरिलीन डेक्रॉन समझ लीजिए कि टेरिलीन इज द अदर नेम ऑफ डेक्रॉन। अच्छा, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6,6 ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कंडेंसेशन पॉलीमर में टेरिलीन, डेक्रॉन और नाइलॉन 66 बता दिया, और नाइलॉन 66 अब दोबारा लिख के नहीं बता रहा, ये रहा नाइलॉन 66 एग्जांपल। वाटर एलिमिनेट होता है, यहां पे बगल में बेटा आप लिख सकते हैं प्लस वाटर। अब आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने वाटर लिखा, पहले वाटर लिख देता तो समझ आता क्या था ये, ठीक है। अब यहां पे भी जब आप कंडेंसेशन पॉलीमर लिखे थे, वहां पे आप ऐड कर लीजिए, कहां गया ये प्लस वाटर। तो अगर वाटर है, अल्कोहल है, HCl है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं साथ साथ में, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सोर्स भी हो गया, एडिशन पॉलीमर हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा आपके पास, चार और आ रहा है, इलास्टोमर फाइबर, ठीक है ना, चार और आएगा, एक आएगा इलास्टोमर फाइबर, दूसरा आएगा थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो आइए पहले इलास्टोमर पढ़ते, फिर फाइबर पढ़ेंगे, फिर थर्मोसेटिंग, फिर थर्मोप्लास्टिक। इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ऑल 4 से क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट होता है बार बार, मतलब इलास्टोमर से 2-3 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पीवाईक्यू में, थर्मोसेटिंग से, थर्मोप्लास्टिक से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेडी, चलिए अब आ जाओ आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर के बाद इलास्टोमर में आ जाइए। सो नाउ वी हैव इलास्टोमर। इलास्टोमर, आइए, इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टिक समझते हो, वही इलास्टिक जो ढीला हो जाता तो ऐसे पकड़ के चलते हो, है ना, इलास्टिक इज, वही इलास्टिक इज इलास्टोमर। इलास्टिक वाले पॉलीमर्स आर इलास्टोमर्स, ठीक है, जो इलास्टिक की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो रबर की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलास्टोमर, ठीक है। चलिए, रबर लाइक सॉलिड, इलास्टोमर क्या होते हैं? रबर लाइक सॉलिड, रबर की तरह सॉलिड होते हैं विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी। अच्छा, व्हाट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी? आप बहुत पढ़ते हो ना इलास्टिसिटी, देखें जरा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है जो स्ट्रेच होने की कैपेसिटी रखता है, लेमैन टर्म्स में, कि जो स्ट्रेच होने की कैपेसिटी रखता है और जो वापस पीछे वापस आ जाएगा, मतलब जो वापस अपने पोजीशन को या वापस अपने शेप को गेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, उसमें पढ़ते थे ना यंग मॉड्यूलस वगैरह, फिर वहां पढ़ते थे हम, चलो खैर याद भी नहीं है मुझे। चलो, तो रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी इलास्टोमर कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, जो क्यों इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती, क्यों इस पॉलीमर को आप खींच सकते हो? क्योंकि ये जो पॉलीमर चेन्स हैं, इलास्टोमर के पॉलीमर चेन, उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब वीक फोर्स है तो आसानी से उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, ठीक है। तो इलास्टोमर में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। इलास्टोमर में अगर आपसे इंटरमोलिकुलर फोर्स पूछा जाए,
इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, तो वो होता है बेटा आपके पास वीक। और इस वीक होने की वजह से बेटा उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी आती है उसमें। वीक होने की वजह से स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी आता है। तो रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वीक है, और उसके लिए स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया कि इलास्टोमर हो गया, रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गया। नाउ रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी आ गया, फिर आते हैं। अब देखो तो इलास्टिक जितने भी होंगे उसको आप खींच लिए, और जब आप छोड़ दोगे तो वापस अपने पोजीशन को गेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है, वापस जिस शेप में रहता है उसको रीगेन कर लेता है। तो होगा क्या कि पॉलीमर चेन के बीच में, इलास्टोमर में पॉलीमर चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इनमें इलास्टोमर में पॉलीमर चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है, और उसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से जब आप इलास्टोमर को खींच के छोड़ते हो तो वापस पीछे चले आता है, वापस अपने शेप में आ जाता है। ठीक है ना, वही लिखेंगे कि फ्यू क्रॉसलिंक्स, लिखेंगे कि कुछ क्रॉसलिंक्स लगे। क्रॉसलिंक मतलब समझ रहे हो ना, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन्स। ठीक है, फ्यू क्रॉसलिंक बिटवीन पॉलीमर चेन, कुछ पॉलीमर चेन में कुछ फ्यू क्रॉस लिंकिंग है, विच हेल्प्स टू रिट्रैक्ट इट्स, विच हेल्प्स टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिट्रैक्ट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है ना, आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स इज रिलीज्ड, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो ये वापस क्यों आ जाता है, क्योंकि उसमें क्यों पॉलीमर चेन में फ्यू क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है। Why elastomer regain its position? Because of the few cross linking available between the polymer chains. ठीक है, ये पॉलीमर चेन्स क्रॉस लिंकिंग वाला है, इलास्टोमर से होता है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो इलास्टोमर का एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले देखा भी है, ब्यूना एस। क्या देखा हमने, 1,3-ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन। चलो, उसके बाद हमने ब्यूना एन भी देखा है क्या, तो ब्यूना एनआर इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है। एक नया चीज जो आप देखने वाले हो यहां पे बेटा, वो क्या है, नियोप्रीन। तो आते हैं नियोप्रीन में देख लेते हैं, दिस इज नियोप्रीन। और नियोप्रीन है क्या, नियोप्रीन बेसिकली आपके पास ऐसे हैं, दिस इज CH2, आगे कार्बन, इधर Cl लगा हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड CH और आगे CH2 लग रहा है, दिस इज नियोप्रीन। कोई दिक्कत नहीं है। इलास्टोमर्स में ये सब क्या है, दे आर द एग्जांपल्स। और नियोप्रीन का एग्जांपल प्रीवियस ईयर में पूछा गया, NCERT में दिया गया है। ठीक है सर, अपना खुद का ब्रांड बनाओ, थैंक यू, थैंक यू, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम वर्किंग ऑन द सेम। मैं कहीं ज्वाइन करने से अच्छा है, ज्वाइन करने के लिए आई एम लकी इनफ, मतलब, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसा था कि लगभग सब लोगों ने बोला था आने को। बट ये अच्छा नहीं होता कि आप एक प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाइए, दिस इज, ठीक है, करना अपना ही है, अलग ही कर रहे हैं, बच्चों का भला जितना कर सकते हैं उतना ही करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना, आपके साथ। 25 से पहले मैक्सिमम आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक, और जो बचेगा वो 30 से पहले तो हो ही जाएगा, 30 से पहले पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक आपको पसंद आ रहा है, कहने का मतलब ये, तभी जाके इतना वो आता है ना, कि सर ये 30 से पहले करा दो सर, 20 से पहले करा दो सर, 22 से पहले करा दो सर, 25 से पहले। MHCET पोस्टपोन्ड होगा नहीं बेटा, ठीक है ना। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ना कि अब क्या करें, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अब क्या करें, नीट पोस्टपोन हो गया, अब क्या करें, जेई पोस्टपोन हो गया, अब क्या करें, जेई। आपने देखा होगा ना बहुत सारे वीडियोस, मन भर गया देख के। अब पढ़ाई की बात कर ले, हम यहां पढ़ाते हैं, कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, द सेशन इज ऑलरेडी डिलेड, और डिले करने का मतलब नहीं है, बशर्ते आपकी सपोर्ट में खड़ा हो। मैंने ट्वीट भी कर दिया, तो ऐसा मत समझना कि मैं नहीं चाहता हूं पोस्टपोन, मैं चाहता हूं पोस्टपोन होना, बट सच्चाई से भागता नहीं हूं कि गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। बात समझिए, गवर्नमेंट खुद फंस जाएगी अगर वो पोस्टपोन कर दिया तो, समझ रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं कि ये सब वीडियोस को रिपोर्ट करें कि तुम टाइम वेस्ट करते हो, और यहां पे आए पढ़ाई करें, ये करें। अब क्या करें में आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। खैर आइए, तो इलास्टोमर के बाद आते रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपके पास ये हो गए। अब यहां पे होने के बाद ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन हो गया। चलो, नाउ वी हैव
इलास्टोमर हो चुका है। अब आते हैं फाइबर पे। इलास्टोमर हो गया, अब आते हैं फाइबर पे कि फाइबर क्या, फाइबर में इलास्टोमर के बाद सेकंड इज फाइबर। फाइबर फाइबर ये होता है ऐसे पॉलीमर जो 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 वायर के फॉर्म में हो, जो थ्रेड फॉर्मिंग हो, पतले पतले, ठीक है ना। फाइबर्स वो होते हैं कि भाई जो पतले पतले होते हैं और जो थ्रेड फॉर्मिंग होते हैं या जो वायर की टेंडेंसी होती है। आपने पढ़ा होगा मेटल में एक मैलिएबल होता है, एक डक्टाइल होता है। मैलिएबल का मतलब वो चौड़ा शीट बनाया जा सकता है, डक्टाइल का मतलब पतला सा वायर बनाया जा सकता है ना। तो ये वही डक्टाइल वाला नेचर है फाइबर का कि ये वायर फॉर्मिंग टेंडेंसी या थ्रेड फॉर्मिंग टेंडेंसी होता है इनमें, लंबे लंबे चेन्स बनाने की टेंडेंसी इनमें भी होती है। तो सबसे पहला आएगा कि थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड। पॉलीमर सॉलिड होते बेटा, थ्रेड फॉर्मिंग सारे पॉलीमर नहीं, हां मेजॉरिटी पॉलीमर्स आपको सॉलिड नेचर में मिलेगा क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये फिर आप उस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट से कि सॉलिड आएगा। थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड है। अच्छा, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड में जिसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड जिसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ समझ गए, वही वायर वाला, ठीक है। और जिसका यंग मॉडुलस अच्छा खासा है, ठीक है ना, हाई यंग मॉडुलस या फिर हाई मॉडुलस लिखिए। यंग मॉडुलस की बात करें, हाई मॉडुलस। अच्छा, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? सवाल क्या आता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें स्ट्रांग होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहले वाले से स्ट्रांग होगा। चलिए, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग कैटेगरी में आ जाता है, और कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा? तो बेटा एच बॉन्ड होता है। दिस इज वीआईपी हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां लगता है? फाइबर के अंदर। फाइबर के पॉलीमर चेन में एच बॉन्डिंग लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एच बॉन्डिंग लग रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रहा है, तो बहुत सारे पॉलीमर चेन्स पास पास आ जाएंगे, क्लोज क्लोज हो गए। तो कहने का मतलब है ये क्रिस्टलाइन नेचर हो जाता है, क्लोज पैकिंग दे देता है। भैया पॉलीमर चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपस में पास आ रहे हैं, तो क्लोज चेन क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज क्रिस्टलाइन नेचर है बेटा। ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। क्रिस्टलाइन नेचर क्यों आया? स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से इसका क्लोज पैकिंग हो जाता है। क्रिस्टलाइन नेचर, स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्लोज पैकिंग। एग्जाम्पल सीखोगे तो बस फाइबर का एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड और पॉलीएमाइड्स होते हैं और पॉलिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल होते हैं पॉलीएमाइड्स एंड दूसरा एग्जाम्पल होता है बेटा पॉलिस्टर्स। एग्जाम्पल इज पॉलीएमाइड एंड दूसरा एग्जाम्पल इज पॉलिस्टर। पॉलीएमाइड एंड पॉलिस्टर। पॉलीएमाइड क्या होता है? आपके पास आइए, बहुत सारे अमाइड मिल जाते हैं पॉलीएमाइड, बहुत सारे एस्टर मिल जाते हैं पॉलिस्टर। कुछ इसी तरह से आप सही समझ रहे हो। नाइलॉन 66 जो है बेटा वो पॉलीएमाइड है। देखो, दो अमाइन मिलके बना है ना नाइलॉन 66, तो ये पॉलीअमाइड की कैटेगरी में चला गया नाइलॉन 66। दो अमाइन के मिलने से बनता है तो दिस इज पॉलीअमाइड की कैटेगरी में चला गया नाइलॉन 66। एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो दिस इज NH, फिर आ जाएगा CH2 होल 6, फिर आ जाएगा आपके पास NH, देन वी विल हैव C डबल बॉन्ड O, CH2 होल 4, देन अगेन C डबल बॉन्ड O और आगे चला जाएगा होल N। दिस इज नाइलॉन 66, ठीक है। तो नाइलॉन 66 आपके पास आ गया इस तरह से। ये पॉलीअमाइड की कैटेगरी है। पॉलिस्टर की कैटेगरीज अभी हम देख लेते हैं। पॉलिस्टर की कैटेगरी हम आगे थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। टेरिलीन, जिसको हम डेक्रॉन भी बोल रहे थे, टेरिलीन जिसको हम डेक्रॉन भी बोल रहे थे, वो पॉलिस्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां तक आपने फाइबर पढ़ा। नाउ वी हैव थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। पहले हम लोग प्लास्टिक पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी में है बेटा। अगर आप एनसीईआरटी खोलें तो मिलेगा बेटा आपको, ठीक है ना। एक वर्ड आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा, एक वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आता भी नहीं है तो मैं फर्जी वाला कंटेंट देता नहीं हूं, और फर्जी मास्टर बनने की पूरी कोशिश नहीं करता। चलिए आ जाओ नेक्स्ट। तो यहां पे आ गया आपके पास फाइबर। फाइबर के बाद आते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। फाइबर के बाद आता है आपके पास, सबसे पहले मैं थर्मोप्लास्टिक पढ़ाता हूं, फिर थर्मोसेटिंग पे जाऊंगा। चलो उल्टा कर देता हूं, थर्मोप्लास्टिक पढ़ा देता हूं पहले और फिर थर्मोसेटिंग पढ़ा दूंगा। चार तो है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक और नीचे ही अपन थर्मोसेटिंग लिख लेते हैं। सेटिंग समझते हो? सेटिंग अच्छे समझते हो क्या? खैर, आप जो सोच रहे हो वो नहीं समझ रहे। मैं पॉलीमर की सेटिंग की बात कर रहा था। सेटिंग का मतलब सेट हो जाना, क्लोज हो जाना, पास में आ जाना,
क्रिस्टलाइन बना लेना, क्लोज पैकिंग कर लेना। चलो, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की बात करते हैं। थर्मोसेट प्लास्टिक क्या है? तो भाई ये लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड चेन होते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये ऑलमोस्ट लीनियर या थोड़ा बहुत ब्रांचिंग हो रही होती है, और थर्मोसेटिंग क्या है? हेवली ब्रांच, भयानक ब्रांचिंग हो रही होगी, क्रॉस लिंकिंग हो रही होगी। सबसे पहली बात कि लीनियर स्लैश स्लाइटली ब्रांच्ड, लीनियर स्लैश स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन, ठीक है ना? लीनियर है या स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन है। आइए, यहां पे क्रॉस लिंक है, लीनियर या स्लाइटली ब्रांच लिंक चेन, लॉन्ग चेन, क्रॉस लिंक स्लैश हेवली ब्रांच्ड मोलिक्यूल, क्रॉस लिंक स्लैश हेवली ब्रांच्ड मोलिक्यूल, ठीक है ना? लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन, क्रॉस लिंक या हेवली ब्रांच्ड मोलिक्यूल, ये हो गया थर्मोप्लास्टिक, ये हो गया थर्मोसेटिक, ठीक है? अच्छा, इसमें होगा कि ये तो लीनियर हो गया, ये क्रॉस लिंक हो गया, ये स्लाइटली ब्रांच है, ये हेवली ब्रांच्ड है। अब आते हैं कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और कूल करोगे तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, पानी का टेंडेंसी है। ठंडा करो तो हार्ड हो जाता है, आइस बन जाता है, और गर्म करो तो सॉफ्ट होकर वेपर बन जाता है, ठीक है? तो यही होता है कि सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग। देखो, सॉफ्टनिंग हो जाता है इसका ऑन हीटिंग, हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएगा, एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, और कूल करने पे हार्ड हो जाएगा। वाटर टाइप का होता है, कूल करोगे तो आइस बन जाएगा हार्ड, और अगर हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा वेपर। पहली बात। दूसरी बात, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। इलास्टोमर में वीक फोर्स है, फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स लाई करता है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहां होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, लाइज बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइज बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, फाइबर और इलास्टोमर के बीच में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स लाई करता है, ठीक है? हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करने पे हार्ड हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स इलास्टोमर और फाइबर के इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप पढ़ें, पॉलीथीन आपने देखा होगा, वो थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टाइरीन, बहुत सारे स्टाइरीन मोलिक्यूल जोड़ दीजिए तो पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, तो वो आपके पास हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी आपने नाम सुना होगा, पीवीसी के पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप्स आपने सुना होगा। सो वो होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है? थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के पीवीसी की हम बात करें तो पीवीसी कुछ इस तरह से दिखता है, CH2, फिर आ जाएंगे CH, आगे क्लोरीन मोलिक्यूल जुड़ा होता है, होल एन होल, तो दिस इज पीवीसी। और बार बार पीवीसी, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, ब्यूना S, ब्यूना N लिख के आपको याद होगा, ठीक है? तो पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक आ गए। अब आ जाते हैं थर्मोसेटिंग में। ये तो हेवली ब्रांच है, ये तो क्रॉस लिंक है, हीट करने पे एक्सटेंसिव नेटवर्क बना लेता है, हीट करने पे और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग कर लेता है, ठीक है ना? एक्सटेंस ऑन हीटिंग, ये क्या करेगा? ऑन हीटिंग इट डज एक्सटेंसिव, इट डज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक, ठीक है ना? हीट करने पे ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बनाता है, हीट करने पे ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बनाता है। पॉलीमर चैप्टर कौन सा है? आजकल पता है बेटा, आम का जो सीजन है ना, बहुत अच्छा होता है ना, और आम बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि मंडी से जाना चाहिए, आम उठाना चाहिए, और एक ठेले की व्यवस्था करो, ठीक है ना? वैसे धक्का देके जो चलता है ना गाड़ी, ठेले की व्यवस्था करो, साइकिल वाइकिल पे भी निकल सकते हो, और चिल्लाना है ताजा आम, फ्रेश आम, है ना? ऐसे चिल्लाना है जाके गाँव में, गली मोहल्ले में, शहरों में, चौक चौराहे पे, बिलियनियर हो जाओगे। क्योंकि ये जो है पॉलीमर कौन सा चैप्टर है, ये डाउट क्लियर कर पाना मुझ जैसे छोटे टीचर के बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा डाउट निकल चुका है, एंड दिस डाउट मेरे से तो कवर नहीं हो रहा है।
एंड मैं आपको जेन्युइन सजेशन दिया हूं, इसका आप बुरा मत मानना। इसका जेन्युइन सजेशन यही है कि बॉस बहुत बढ़िया सीजन है, बहुत बढ़िया पैसा कमा पाओगे और अच्छा चलेगा बिजनेस, है ना। तो प्लीज जस्ट ट्राई। चलो, क्रॉस लिंकिंग या हेवी ब्रांच मॉलिक्यूल है, ऑन हीटिंग इट डज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इस पे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बेकेलाइट, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा बेकेलाइट होगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, एग्जाम्पल के तौर पे बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन्स जो होंगे वो सब कहां आएंगे, इसी में आएंगे। और अभी बेकेलाइट का मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आगे आपको पूरा डिटेल में बेकेलाइट पढ़ना है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में पढ़ना है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक ही है, एक ही वर्ड है, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक ही वर्ड है। चलो, तो इन दोनों में से थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग यही होगा। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो एक होता है चेन ग्रोथ, एक होता है स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ को एडिशन और स्टेप ग्रोथ को कंडेंसेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, नाउ द सेकंड टॉपिक इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ना है। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो प्लीज थोड़ा सा एक शायरी आपको सुना देते हैं ताकि आप एनर्जाइज्ड हो जाएं, और फिर अपन पॉलीमर रिएक्शंस पढ़ते हैं। रेडी हैं? चलिए पॉलीमर रिएक्शंस पढ़ते हैं। बेटा पढ़ाते तो अच्छे हैं, बट यार इतना समय लग जाता है ना। हम्म चलिए, तो एक बहुत अच्छा ऑनलाइन शायरी है आपके लिए कि अर्ज किया है जो लोग बेचारे ब्लू टिक का वेट करते रहते हैं और वो 7 दिन 8 दिन बाद ब्लू टिक आता है, उनके लिए है कि तू ऑनलाइन होने पर भी रिप्लाई नहीं करती। अर्ज किया है कि तू तो ऑनलाइन होने पर भी रिप्लाई नहीं करती और हम यहां पे हिचकियां आने पर भी डेटा ऑन कर देते हैं। तू तो ऑनलाइन होने पर भी रिप्लाई नहीं करती और हम यहां पे हिचकियां आने पर भी डेटा ऑन कर देते हैं। तो आशिक बहुत आशिक निकल चुका है, इसको कंट्रोल करना है, बहुत कंट्रोल करना है। 17 तारीख तक कंट्रोल कर लो, है ना। 17 तारीख को तुम प्रूव कर दो कि सर मेरे 630, 635, 650 कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मेरा सेफ है। फिर मैं साथ दूंगा ना, मैं ढूंढता हूं आपके साथ चलते, कोई ना कोई ढूंढवा दूंगा, टेंशन ना लो, है ना, अच्छा ही ढूंढवा दूंगा। तो लेकिन 17 तक बहुत काबू में रखना है। जब भी हिचकी आए तो डेटा ऑन नहीं करना है, ये सीखना था आपको यहां से। चलो खैर, आओ भाई, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक हो चुका है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, चलो भैया, चलो चलो चलो, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आते हैं। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के टाइप्स क्या होंगे, 2 होंगे। एक होगा एडिशन पॉलीमर, दूसरा होगा कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो पहला आएगा आपके पास जो आपको पढ़ना है वो है एडिशन पॉलीमर, और फिर आएगा आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर, दूसरा आएगा कंडेंसेशन। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा, और दूसरा कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। चलिए, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो बड़ा सिंपल, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर की बात करते हैं। 9 बजे कौन सा टॉपिक होगा, डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है ना। पी ब्लॉक 11 हो गया, अब डीएनएफ ब्लॉक करेंगे, फिर एस ब्लॉक करेंगे, फिर पी ब्लॉक 12 करेंगे। मतलब पहले ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, मेजर चैप्टर आपके खत्म हो जाएगा। चलो, यहां पे आएगा एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर, फिर कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब
एडिशन पॉलीमर की हम सबसे पहले बात करेंगे, एडिशन वाले की सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एडिशन पॉलीमर है क्या, एडिशन पॉलीमर है क्या। ठीक है, तो देखो या तो सेम मोनोमर हो या डिफरेंट मोनोमर हो, अगर वो ऐड हो रहे हैं एडिशन पॉलीमर होगा। और कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है, ऐड होने के साथ साथ कोई मॉलिक्यूल निकल भी जा रहा है, तो दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहां पे लिखेंगे कि एडिशन में वो होगा कि सेम मोनोमर हो, सेम मोनोमर स्लैश डिफरेंट मोनोमर, सेम मोनोमर हो या डिफरेंट मोनोमर हो, डिफरेंट मोनोमर ऐड टुगेदर, दोनों जुड़ जाते हैं ऐड टुगेदर ऑन लार्ज स्केल, वो बहुत बड़े स्केल में ऐड हो जाते हैं टू फॉर्म पॉलीमर, ऐड टुगेदर ऑन लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। सेम मोनोमर या डिफरेंट मोनोमर ऐड टुगेदर ऑन लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर, तो बहुत बड़े स्केल पर अगर वो ऐड होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं यहां पे कि मोनोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने बोला था एडिशन पॉलीमर में कौन होगा, तो हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और कंडेंसेशन में बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आइए तो यहां पे जो आपके मोनोमर्स होंगे बेसिकली वो होंगे एल्कीन्स, मोनो, मोमो नहीं मोमो लिख दिया मैंने यार, मोनो, मोनोमर्स एल्कीन और एल्काडाइइन, एल्कीन कॉमा एल्काडाइंस। ठीक है ना, एल्कीन होगा डबल बॉन्ड, एल्काडाइन मतलब दो डबल बॉन्ड, आप एल्का ट्राइन कर लो, आप एल्का टेट्राइन कर लो तो चलता जाएगा। डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है ना, उसको अगर मोनोमर है और वो बार बार जोड़ रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है ना, अब यहां पे जो होगा एडिशन पॉलीमर में कौन सा मैकेनिज्म होता है, एडिशन पॉलीमर में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना, एडिशन पॉलीमर में बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अच्छा आयोनिक मैकेनिज्म भी करते हैं बट आयोनिक मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो कौन से मैकेनिज्म होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब सबसे पहले एक फ्री रेडिकल क्रिएटर लेंगे जो फ्री रेडिकल बना देगा, फिर वो फ्री रेडिकल आपस जाके जुड़ता जाएगा, एक एक बॉन्ड आगे बनाता जाएगा। तो एडिशन पॉलीमर वही होता है कि सेम मोनोमर या डिफरेंट मोनोमर साथ में आते हैं और टू फॉर्म पॉलीमर। दूसरा कि बॉस उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर दो डबल बॉन्ड दो ट्रिपल बॉन्ड वाले मोनोमर्स होंगे। और एग्जाम मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद फिर अपन जाएंगे एडिशन पॉलीमर्स पे। ठीक है, मैकेनिज्म अभी अपने को समझना है। रेडी फॉर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रेडी फॉर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आइए अब अपन पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर एल्केन में पढ़ा है कि सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगा, फिर चेन प्रोपागेशन होगा, फिर चेन टर्मिनेशन होगा। चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, चेन प्रोपागेशन में फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जोड़ता चला जाता है, और चेन टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल जोड़ के बंद हो जाते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बड़ा सिंपल है कि भाई सबसे पहले फ्री रेडिकल में बनता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन में बहुत सारे फ्री रेडिकल जोड़ते चले जाते हैं, और चेन टर्मिनेशन में बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आइए तो आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तीन चीजें होंगी। पहला होगा आपके पास चेन इनिशिएशन, पहला होगा चेन इनिशिएशन, दूसरा हो जाएगा आपके पास बॉस चेन प्रोपागेशन, चेन इनिशिएशन फिर हो जाएगा आपके पास चेन प्रोपागेशन, और थर्ड वन हो जाएगा आपके पास चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन। अब चेन इनिशिएशन जो होगा वो बड़ा सिंपल है। चेन इनिशिएशन जो होगा वो बड़ा सिंपल है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल जेनरेटिंग या फ्री रेडिकल इनिशिएटर इज टेकन। ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जो फ्री रेडिकल बना दे। कौन है? पेरोक्साइड्स जितने होते हैं ना वो टूटते थे, फ्री रेडिकल बनाते थे। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है तो फ्री रेडिकल बन जाता है। उस बॉन्ड में जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है उसको तोड़ोगे, होमोलिटिक क्लीवेज, फ्री रेडिकल बनता है। वो बॉन्ड जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तोड़ोगे, फ्री रेडिकल बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं उसको। चलो, फ्री रेडिकल इनिशिएटर यहां पे यूज होता है। कौन कौन से फ्री रेडिकल इनिशिएटर है? बेंजोइल पेरोक्साइड, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा अभी सुन लेना, बेंजोइल पेरोक्साइड, कॉमा
आप बेंजोइल की जगह एसिटाइल ले लो, तो एसिटाइल परऑक्साइड। बेसिकली परऑक्साइड जहां होंगे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, टूट के ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, ये फ्री रेडिकल बना देगा। चलो नेक्स्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। टर्शियरी, जहां भी बेटा मैं तो कहता हूं परऑक्साइड दिख जाए उसको बोल देना कि ये फ्री रेडिकल बनाने वाला है। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर लेंगे, क्या करेगा? फ्री रेडिकल क्रिएट कर देगा, इट क्रिएट्स फ्री रेडिकल। सबसे पहले क्या हो गया? क्रिएट्स फ्री रेडिकल। सबसे पहले आपके पास फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम? आपके पास फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। नाउ अब एक बार फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया, नाउ चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिया बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, एंड वी हैव C6H5। ये बेंजोइल परऑक्साइड हुआ। ये बेंजोइल परऑक्साइड करेगा क्या? तो सबसे पहले बेंजोइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। और कहां से जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, खट से तोड़ोगे, बेंजोइल परऑक्साइड मिल गया। तो आपके पास बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ C6H5, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल। ये बन गया आपके पास 2 मोल ऑफ, ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो गया ना, चेन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल इनिशिएट हो गया। चलो अब ये फ्री रेडिकल इनिशिएट होने के बाद क्या होता है? देखो यहां से ये CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां पे, ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा, CO2 बन जाएगा। तो यहां से फाइनली आपके पास C6H5 फ्री रेडिकल बन गया, पहला चीज। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड लिया, परऑक्साइड से बॉन्ड टूट के पहले ये बना, अब देखोगे तो CO2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो यहां से ये भी निकलेगा, और निकल के आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। अब ये फ्री रेडिकल क्या काम क्या है? अब सुनोगे बड़े गौर से, ये फ्री रेडिकल का काम क्या है? फ्री रेडिकल बन चुका है, बेंजाइल फ्री रेडिकल बना है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल आपके क्या मिलेगा? इथीन मॉलिक्यूल से जाके जुड़ जाता है। मैं पॉलीथीन बना रहा हूं, पॉलीथीन बनाने का एग्जांपल लिया है, तो इथीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। आपको भी पता है डबल बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल बनता है दोनों कार्बन पे, तो किसी भी एक कार्बन के फ्री रेडिकल से जाके जुड़ जाएगा। तो क्या आपको यह समझ में आया कि साहब यहां पे ऐसे होगा C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? C6H5 CH2 फ्री रेडिकल। क्या चेन इनिशिएशन हो चुका है? एक सेकेंड, ये चेन इनिशिएशन होगा, ये चेन इनिशिएशन में ही आ जाएगा। ठीक है, दिस इज चेन इनिशिएशन। हुआ क्या? सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, और फ्री रेडिकल ने अपने जैसे फ्री रेडिकल जनरेट कर दिए। अब काम है चेन प्रोपागेशन का, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, अब काम है चेन प्रोपागेशन का। तो चेन प्रोपागेशन क्या करेगा? C6H5 CH2 फ्री रेडिकल अपने पास था, ये अगले फिर से एक इथीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, फाइनली क्या हो जाएगा? तो जैसे ही CH2 से रिलेट किया, आपस में रिएक्शन किया, तो बन जाएगा C6H5, फिर क्या बनेगा आपके पास? CH2। अब देखोगे तो ये बनता चला जाएगा होल N CH2 फ्री रेडिकल। जोड़ते जाओ, बार बार इथीन मॉलिक्यूल जोड़ते जाओगे, CH2 होल N बनता चला जाएगा। सबसे पहले फ्री रेडिकल इनिशिएट हुआ, फ्री रेडिकल आगे तक यहां तक ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जैसे जैसे आप इथीन मॉलिक्यूल जोड़ते जाओगे ये बनता चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन टर्मिनेशन का मतलब हुआ C6H5 जो है उसका आप CH2 होल N CH2 फ्री रेडिकल प्लस यहां पे आ जाओगे C6H5, फिर आ जाएंगे CH2, फिर आ जाएंगे CH2 होल N, फिर आगे CH2 फ्री रेडिकल मिला, CH2 फ्री रेडिकल मिला। अब ये टर्मिनेशन का मतलब है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देखोगे आपके पास फाइनली बड़ा अच्छा सा वो मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाता है, C6H5 CH2 होल N, C6H5 CH2 होल N, फिर जुड़ेगा आपके पास CH2, फिर जुड़ेगा आपके पास CH2, यहां से जुड़ेगा आपके पास CH2, देन वी हैव CH2, देन CH2 होल N, एंड देन वी हैव C6H5। आसान है, बस पॉलीमर के टर्म्स में लिखा गया है तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लिखने पड़ेंगे ना, पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट हुआ पेरोक्साइड से, CO2 निकल गया तो आपके पास ये फ्री रेडिकल आ गया। अब ये फ्री रेडिकल का काम है आगे इथीन मॉलिक्यूल में जोड़ना, चेन इनिशिएट करेगा तो पहले मॉलिक्यूल से जोड़ के इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया जोड़ना। अब चेन को प्रोपागेट करना है, चेन आगे बढ़ाना है तो अगले मॉलिक्यूल से जुड़ेगा।
और देखो अगले मॉलिक्यूल्स जोड़ते जाओ, फिर से यहां फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, तो देखो फ्री रेडिकल जुड़ गया। तो अब कहने का मतलब है जैसे जैसे इथीन मॉलिक्यूल जोड़ते जाओगे यहाँ पे CH2 होल एन बढ़ता चला जाएगा। तो एक बार और जोड़ोगे ये होल ट्वाइस, एक बार और जोड़ोगे होल थ्राइस, एक बार और जोड़ोगे होल 4, एक बार और जोड़ोगे होल 5। और चेन टर्मिनेशन का मतलब है ये फ्री रेडिकल आपस में जोड़ दो, चेन टर्मिनेट हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल आपस में जोड़ दोगे, चेन टर्मिनेट हो जाएगा। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाओ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चेन आपके एडिशन पॉलीमर समझा दिया। एडिशन पॉलीमर हम पढ़ रहे थे, कंडेंसेशन पॉलीमर, हमें दो पढ़ना है, एडिशन और कंडेंसेशन। तो हमने एडिशन पढ़ा होता क्या है, फिर एडिशन का मैकेनिज्म पढ़ा। अब आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब आते हैं कि एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन, फिर उसी तरह कंडेंसेशन पढ़ेंगे, कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखेंगे और कंडेंसेशन के एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास एडिशन कंडेंसेशन के बाद फिर आपका बचता है रबर। रबर होने के बाद पॉलीमर खत्म हो जाता है। रबर होने के बाद पॉलीमर खत्म हो जाता है। ठीक है, आइए तो आइए मैं सबसे पहले आपको लेके जाता हूं प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर, या सीधा लिखेंगे बेटा आपके पास एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब आपको एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल दिखाना है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाने हैं। रेडी बेटा? एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर के लिए रेडी है? जोश हाई है, ठंडा तो नहीं हुआ? आइए बेटा एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कुछ हमारे जो मित्र है ना, मित्रगण, वो वाले मित्रगण, पुराने वाले मित्र अभी भी है, बट वहां के जो लोग बैठे हैं ना वो बड़ी वाली कंपनी में, जो सबको तहस नहस कर रहे होते हैं, तो सबको बस बच्चों के साथ भी गेम खेलना है, टीचर्स के साथ भी गेम खेलना है। तो उन्होंने क्या कहा कि पी ब्लॉक की क्लास में 17,000 बच्चे आ गया। वो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, 17,000 बच्चे मेरे लिए मेरा सबसे हाईएस्ट था। वो कंटेंट हुआ पढ़ाई वाले में, पढ़ाने वक्त 17,000 बच्चे समझते हो, एक शहर जाम हो जाएगा अगर 17,000 बच्चे एक जगह हो गए तो हुआ क्या कि वो लोग, तो एक कमेंट आया उधर। कमेंट क्या उधर क्या वो चल रहा है, मतलब एक मेरे करीबी दोस्त है टीचर में, तो उन्होंने बताया कि सर उधर ऐसी बातें चल रही हैं कि अरे बच्चे थोड़ी थे, वो तो जानबूझ के पैसे दे के वो खुलवाए थे मोबाइल में। मैंने कहा 17,000 लोगों तक मैं तो जानता भी नहीं, 17 लोगों को मैं नहीं जानता, मेरा इतना क्लोज लाइफ है। तो बोलता नहीं पैसे देके कराए थे। दूसरा कि अरे एक पता नहीं क्या होता है, जो शायद ये ऐसा होता है कि पैसे पे कर दो ऑनलाइन साइट्स को तो वो आपकी वॉचिंग बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा होता है सिस्टम, आई डोंट नो, उन्होंने नहीं बताया। तो वो बताया, मैंने कहा अच्छा, तो मतलब वो लोग लाइक भी कर रहे हैं, वो लोग बच्चों की तरह कमेंट भी कर रहे हैं, वो लोग मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ रहे हैं, मशीन है, सब मशीन है, सब पैसे से चल रहा है। तो दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ मनी, समझो। अब मैं तो यही सोच रहा था कि यार कितना सही चीज है, बी द फूल एंड एंजॉय द वर्ल्ड। बहुत बड़े किसी ने कहा है कि बी द फूल एंजॉय द वर्ल्ड। हमेशा दे आर लाइक अरे इससे थोड़ी ना होगा, ये तो ऐवी है, इससे थोड़ी ना होगा, ये तो ऐवी है। अभी तक एक जो कंपनी बहुत बड़ी हो गई उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। अच्छा कल बंद हो रही है, परसों बंद हो रही है, एक कंपनी जो यूनिकॉर्न हुई है वीआईटेक में, उसके बारे में ऐसे डिस्कशन होता था, कल बंद हो जाएगा, पर परसों बंद हो जाएगा। आई वाज वेरी, मतलब क्या करें, मतलब इस टाइप का माहौल है ना कि अलग ही दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं मैं ही हूं, इवेंचुअली तो भाई सब बंद ही हो रहे हैं सब। एंड आई एम टेलिंग यू यार नहीं बचने वाले कोई टीचर्स, वहां नहीं बचेंगे कोई टीचर्स। मतलब आप पैसे भी पे कर रहे हो ना, एक बार सोच के पे करना कि भाई वहां पे टीचर्स रहेंगे नहीं रहेंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पॉलिसी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वो चीजें जो कर रहे हैं वो बहुत गड़बड़ है। मुझे पता है वो 17 जुलाई के बाद क्या होगा, तो वो भी पता है। 1, 2, 3 महीने रहेंगे, फिर आपका कोर्स बीच में लटक जाएगा। अब जो हाल मेरा हुआ वही हाल उधर होगा, फिर वैसी कहानियां होंगी। ठीक है, खैर चलिए, चलो भाई। हाँ इसको जेलसी बोलते हैं, और तो क्या होगा, जेलसी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ, हाँ वो तो अब कितना इंसल्टिंग है ना कि मतलब बच्चे आए थे और बच्चों को बोल रहे अरे तुम तो मशीन हो, तुम तो पैसे से आए हो। दिस इज वेरी इंसल्टिंग, हर चीज को पैसे से तोल देना, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। और मतलब वहां के टीचर्स ऐसे बात करें, सोचो वहां के कुछ टीचर्स हैं, किसी दिन बताऊंगा ना, बड़ा छोड़ो यार, आपका एग्जाम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, खैर आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं। तो एडिशन पॉलीमर के 3 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है जो पढ़ना है। पहला पॉलीथीन पढ़ना है, पहला बेटा आपको पॉलीथीन पढ़ना है।
दूसरा आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन पढ़ना है, दूसरा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पढ़ना है जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जिसको हम पैन आगे पढ़ेंगे, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये 3 एडिशन पॉलीमर बेटा आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 एडिशन पॉलीमर आपको पढ़ना है, पॉलीथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा, अब जब पॉलीथीन की बात करते हैं, पॉलीथीन हमारे पास 2 टाइप का हो जाता है। ये 3 अपने को पढ़ना है। अब पॉलीथीन में एक करके पढ़ता हूं, फिर टेफ्लॉन पढ़ेंगे, फिर पॉलीएक्राइलो पैन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, पॉलीथीन जो है अब आपको मैं स्टार्ट करता हूं। सो पॉलीथीन बेसिकली 2 तरह का होता है। पॉलीथीन आपका 2 तरीके का होगा। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना। और दूसरे में बोल रहे हैं बेटा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरे को बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के हमें दोनों पढ़ने हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो, लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो है वो हाई टेंपरेचर पे बनता है। डेंसिटी लो है, हाई टेंपरेचर पे बनेगा, और अगर डेंसिटी हाई है तो लो टेंपरेचर पे बनेगा, ठीक है। डेंसिटी भले ही लो है तो प्रेशर कौन सा लेंगे, हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर लेना पड़ेगा लो डेंसिटी के लिए, और यहां पे लो टेंपरेचर एंड लो प्रेशर लेना पड़ेगा हाई डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर, लो टेंपरेचर लो प्रेशर। अच्छा, हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर की बात करते हैं, कितना रेंज है, कोई आइडिया है आपको टेंपरेचर का? कोई आइडिया है हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर का? तो हाई टेंपरेचर आपके पास होगा 350 से 570 केल्विन। लो टेंपरेचर कितना होगा? सो 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन तक, ये होता है लो टेंपरेचर। ये हाई टेंपरेचर 350 से 570, और ये होता है 330 से 343, मतलब 333 से 343 लो टेंपरेचर। सो हाई टेंपरेचर और लो टेंपरेचर आपके पास हो गया। नाउ वी हैव हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर आपके पास हो जाएगा 1000 से 2000 ATM। हाई प्रेशर आपके पास हो जाएगा 1000 से 2000 ATM, और यहां पे लो प्रेशर का मतलब होता है सिंपल 6 से 7 ATM। एंड आपके पास ये सवाल आया हुआ है कि कितने टेंपरेचर और कितने प्रेशर पे। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपके पास मैंने बता दिया। अब आते हैं इसमें, अब पूछा जाएगा क्या क्या इस्तेमाल होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो यहां पे थोड़ा बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात कि ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड। सबसे पहले आएंगे कि ट्रेसेस ऑफ O2 और पेरोक्साइड इनिशिएटर इज यूज्ड, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें ट्रेसेस ऑफ O2 और पेरोक्साइड इनिशिएटर इज यूज्ड। आपको याद है एडिशन पॉलीमर, वही चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन करना पड़ेगा। अब चेन इनिशिएटर के लिए आपको पेरोक्साइड इनिशिएटर या फिर O2 लेना पड़ेगा। O2 में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, वो भी तो एक फ्री रेडिकल का काम कर ही सकता है। दूसरा, यहां पे आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, हम यहां पे ये हाई इनिशिएटर जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये इसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। पेरोक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट का काम करता है। अच्छा, अब इसमें कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं? तो इसमें हम जिगलर-नेटा कैटलिस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? जिगलर-नेटा कैटलिस्ट इज यूज्ड। सुनेंगे गौर से, यहां पे पहले सॉल्वेंट के लिए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट ले लेते हैं, एंड जिगलर-नेटा कैटलिस्ट, जिगलर, फिर आ जाएगा आपके पास नेटा, जिगलर-नेटा कैटलिस्ट इज यूज्ड। जिगलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एंड जिगलर-नेटा कैटलिस्ट यूज हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एंड जिगलर-नेटा कैटलिस्ट यूज हो जाएगा। आइए, अब जिगलर-नेटा कैटलिस्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। एल्युमिनियम ट्राई इथाइल, एल्युमिनियम ट्राई इथाइल प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, ये होता है आपके पास हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। एंड जिगलर-नेटा कैटलिस्ट में एल्युमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसी को कहते हैं जिगलर-नेटा कैटलिस्ट। तो जिगलर-नेटा कैटलिस्ट बेटा यहां पे आ जाएंगे ट्रेसेस ऑफ O2 और पेरोक्साइड इनिशिएटर, यहां पे आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट और जिगलर-नेटा कैटलिस्ट इज यूज्ड, ठीक है। और जिगलर-नेटा कैटलिस्ट क्या है? ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ऑब्वियसली है जब हम पेरोक्साइड इनिशिएटर ले रहे हैं
तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ले रहे होंगे भाई, ऑब्वियसली जब हम पेरोक्साइड इनिशिएटर ले रहे हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ले रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, हाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, या फिर सीधा लिखो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। आपको मैं वहां पे भी बता चुका हूं, जो डिफरेंट थे, एक लीनियर था, एक ब्रांच था, एक क्रॉसलिंक था, तो वहां पे भी बताया था लो डेंसिटी पॉलीथीन हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, अब पॉलीथीन है बेसिकली CH2 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 का चेन बना हुआ है, तो कार्बन कार्बन का चेन बना हुआ है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, कोई भी पोलैरिटी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब पोलैरिटी नहीं है, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल से आ जाएगा कि इट इज केमिकली इनर्ट, बड़ा ही सिंपल आ जाएगा कि भाई ये केमिकली इनर्ट है, कोई चार्ज है नहीं, कोई कुछ है नहीं, तो केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट के साथ साथ भाई ये टफ है, बहुत ही आसानी से टूटेगा नहीं, टफ होता है। उसके बाद बॉस फ्लेक्सिबल तो होगा ही, पॉलीथीन है, फ्लेक्सिबल होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या भाई, चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो सिंपल लिख देंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल लिख देंगे बॉस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी विल हैव पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, केमिकली इनर्ट, फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यहां पे आ जाएंगे, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये ब्रांचिंग नहीं है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है लीनियर मॉलिक्यूल है। और इसका डेंसिटी हाई क्यों हो जाता है, क्लोज पैकिंग की वजह से। बहुत सारे लीनियर मॉलिक्यूल एक दूसरे पे आपस में क्लोज पैकिंग कर लेंगे और देयरफॉर इसकी हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। हाई डेंसिटी क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्लोज पैकिंग हो रहा है, बड़ा सिंपली, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लीनियर चेन्स आपस में क्लोजली पैक जाएंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाएगा और इसलिए बेटा इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये केमिकली इनर्ट है, ये कैसा होगा? ऑब्वियसली सर इसमें भी तो चेन तो वही है ना, कार्बन कार्बन ही चेन है, तो ये भी केमिकली इनर्ट होगा, बड़ा सिंपल, ये भी केमिकली इनर्ट होने वाला है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये टफ है कि नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलीमर चेन और क्रिस्टलाइन हो जाएंगे और पैकिंग स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब तोड़ना मुश्किल है ना, पैकिंग स्ट्रांग हो रहा है, क्रिस्टलाइन है, तो तोड़ना मुश्किल है, तो केमिकली इनर्ट है और बेटा इसको तोड़ना मुश्किल है, तो लिखेंगे मोर टफ एंड हार्ड देन लो डेंसिटी पॉलीथीन। मोर टफ एंड हार्ड, लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज्यादा टफ और हार्ड है देन लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना, ज्यादा टफ है, ज्यादा हार्ड है देन लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन के पूरे डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, इंपॉर्टेंट है, या फिर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए, क्लियर है। चलिए अब आ जाओ, आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि भाई ये मैन्युफैक्चर कहां कहां होता है। तो भाई इसमें स्क्वीज बॉटल समझते हो, जिसमें ऐसे होता है ना, वो रंग भर के और ऐसे दबा देते हो तो फट से रंग फेंकता है, तो स्क्वीज बॉटल्स फ्लेक्सिबल है ना, थोड़ा टफ कम है, ये हार्ड कम है, तो स्क्वीज बॉटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्वीज बॉटल जिसको आप दबा सकते हो, जैसे जो भी टॉयज हो गए, जो टॉयज में इस्तेमाल होता है वो यही है। पाइप होता है ना, पानी पानी छिड़कने वाला पाइप, जो गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है, तो यही है वो, दैट इज पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप। उसके बाद आप देखते हो जब घर में वायरिंग होती है तो वायरिंग के लिए कवर चढ़ाया जाता है, वो कवर ऑफ वायरिंग जो है ना वो लो डेंसिटी पॉलीथीन में होता है, तो कवर ऑफ इंसुलेशन वायर, इंसुलेशन वायर करते समय जो हम कवरिंग करते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन का होता है। फिर आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाँ, सॉस की बोतल इज ए स्क्वीज बोतल, बहुत सही, जब बहुत जल्द ही आप रेस्टोरेंट में गए थे पता लग रहा है ना, आप कहां गए थे, किसके साथ गए थे, ये भी तो बताना जरूरी है। 17 के बाद जाइए, 17 के बाद तो चलो मैं भी चल लूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो, जहां बोलोगे वहां नंबर लाओ बस, है ना। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर आप कबाब में हड्डी क्यों बनने आओगे, हम तो किसी और के साथ जाएंगे। ये भी बात सही है आपकी, सब बात आपकी सर आंखों पे, बस नंबर जरूरत है, पढ़ाई जरूरत है, दैट्स इट। चलिए, सो मोर टफ एंड हार्ड होता है। जैसे बाल्टी वाल्टी बनाने में जो काम आता है ना, वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, बकेट हो गया, डस्टबिन बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, जैसे आपके पास हार्ड बॉटल बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, जैसे पानी वानी पीते हो हार्ड बॉटल वाला वो होता है। जो हार्ड पाइप्स बनती हैं, जो प्लम्बर पाइप्स होते हैं,
जिसमें पानी वानी आता है, वो हार्ड पाइप्स होते हैं, उसमें बनाने में हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल होता है। चलिए, अब आपके पास ये हो गया पॉलीथीन। 3 एडिशन पॉलीमर पढ़ने हैं, उसमें से एक हमने पढ़ लिया पॉलीथीन। अब आते हैं टेफ्लॉन और फिर पैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं टेफ्लॉन और फिर पैन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6? ये सबसे लास्ट में जाके क्लियर होता है जब आप नाइलॉन पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। अभी तो आप एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं, उसमें तो कैसे पता चलेगा, वो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का मोनोमर अलग है, पूरा ही अलग है, काहे टेंशन ले लो। चलो, अब देखो आपके पास आएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली, फिर आएगा आपके पास टेट्रा, फिर आएगा आपके पास फ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन आपके पास आ गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब आते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। चलिए, टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन क्या है और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन क्या है, आइए। तो टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जैसे मान लीजिए टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुत सारा एडिशन कर दूं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन हो जाएगा। इथीन पता है, इथीन तो बहुत सारा आपको पता है सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं सारे हाइड्रोजन हटा देता हूं और फ्लोरीन लगा देता हूं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा सर। तो आपके पास CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये देखो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब बहुत सारे ले लूंगा मैं, टेट्राफ्लोरोइथीन बहुत सारे ले लो, दिस इज बेसिकली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन ये ले लोगे। और यहां पे हाई प्रेशर जब इसको दोगे, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये याद नहीं भी रखोगे चलेगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड टूट के दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, होल N, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। दिस इज देखो टेफ्लॉन, इसी को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या फिर प्यार से बेटा टेफ्लॉन बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है टेफ्लॉन क्या है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को ही टेफ्लॉन बोला जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन बेटा फ्री रेडिकल इनिशिएटर चाहिए होगा, फ्री रेडिकल इनिशिएटर ले सकते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, 3 फ्री रेडिकल इनिशिएटर बता चुका हूं, कौन सा, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड और फिर कोई भी पेरोक्साइड आप ले लो, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड आपके पास हो जाएगा फ्री रेडिकल इनिशिएटर। और पर सल्फेट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन में पर सल्फेट, पर सल्फेट का मतलब हो गया भाई, पेरोक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह बेटा पर सल्फेट का मतलब है आपके पास, पर सल्फेट का मतलब है कि अगेन, वैसे तो सल्फेट होता है SO4-2, बट पर सल्फेट का मतलब SS बॉन्ड उसमें आएगा, वहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे फ्री रेडिकल इनिशिएटर आप लोगे कैटलिस्ट। दूसरा क्या, यहां पे आप देखोगे तो कार्बन, यहां पे अगला बॉन्ड कार्बन, फिर अगला बॉन्ड कार्बन, फिर अगला बॉन्ड कार्बन, फिर अगला बॉन्ड कार्बन, मतलब बॉन्ड के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड के बीच में कोई भी चार्जेस नहीं आ रहे, तो क्या ये इनर्ट हो गया। सो दिस इज केमिकली इनर्ट। बड़ा सम्मान के साथ इसको कहना पड़ रहा है कि भैया आप केमिकली इनर्ट हो। अब ऑयल सील्स बनाने के लिए, ऑयल सील्स बनाने के लिए, ठीक है ना, जहां से तेल ना रिसाव ना करे, उस सील्स को बनाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं टेफ्लॉन। जैसे गैस्केट्स बनाने के लिए, गैस्केट्स बनाने के लिए टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स, नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑयल सिल हो गया, गैस्केट्स हो गया, नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो टेफ्लॉन हम बनाते हैं इससे। फिर लास्ट में आ जाते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये लास्ट एडिशन पॉलीमर हो जाता है, लास्ट एडिशन पॉलीमर पैन बोलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये कैसे बनता है थोड़ा गौर से समझना बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आइए, नॉन स्टिकी तवा बनाने में बहुत बढ़िया बेटा, संजीव कपूर के आप बहुत फाइन लग रहे हैं। चलो फिजिक्स का कुछ करो ना बेटा, हां चलो। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन के बाद अब आते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब आते हैं बेटा आपके पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या होगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आपके पास, पैन, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। फिर क्या होगा आपके पास, पैन। आइए, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या फिर जिसको हम बोलते हैं पैन।
सिंपल भाषा में बात करूं तो बॉस यहां पे आ जाएगा सी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो आपको पहले एक्राइलोनाइट्राइल पता होना चाहिए, और मैंने ब्यूना एन में आपको एक्राइलोनाइट्राइल बताया था। ब्यूना एन में मैंने एक्राइलोनाइट्राइल बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर आप लोगे, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, अच्छा कैटलिस्ट क्या है, एडिशन पॉलीमर है तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट लोगे। तो क्या करेगा साहब, ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा, दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और कार्बन पे फ्री रेडिकल आते ही, कार्बन पे फ्री रेडिकल आते ही बॉस आपके पास होल एन आ जाएगा, दिस इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल आ जाएंगे, दिस इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन। ठीक है ना, पैन। अच्छा, आप वुल जानते हो ना, भेड़ से जो बनाया जाता है वुल, ऊन, जिसको आप सर्दियों में पहनते हो, बस उसका ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आजकल तो देख रहे होंगे हर चीज का सब्स्टिट्यूट बनने लगा है, अंडे को बना देते हैं लोग इंडस्ट्रीज में, समझ रहे हो ना, मुर्गी के बेचारे की जरूरत नहीं है, उनको बर्बाद करे बेचारे। अब आओ मेरे प्यारे दोस्त यहां पे कि ये जो होगा, इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर वुल, इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर वुल। बेटा ऊन बनाने के लिए उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है ना, ऊन बना। अच्छा, इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर, जब आप कॉमर्शियल फाइबर में भी इसका इस्तेमाल, मेकिंग में इसका इस्तेमाल करोगे, कॉमर्शियल फाइबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के एग्जाम्पल दो हैं, ऑर्लॉन एंड एक्रिलॉन। ऑर्लॉन एंड एक्रिलॉन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के एग्जाम्पल हैं। पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के एग्जाम्पल हैं ऑर्लॉन और एक्रिलॉन, आपके पास गुड सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन हो गया है। नाउ वी हैव कंडेंसेशन पॉलीमर, नाउ वी हैव कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर है आपके पास चार, ठीक है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर है चार। एक तो आएगा आपके पास पॉलीअमाइड, दूसरा आएगा नाइलॉन 66, ठीक है, तीसरा आएगा नाइलॉन 66 और उसी में आ जाएगा मेलामाइन, फिर आ जाएगा बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये सारे आपके कंडेंसेशन पॉलीमर है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मुझे जो है ना तबियत ठीक नहीं लग रही है, गेटिंग थोड़ा सा यहाँ पे हेडेक टाइप का, ठीक है, चक्कर वाला फील आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूं आज ही, ठीक है। सेशन को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा, नॉट फीलिंग गुड, तो सेशन को मैं यहीं खत्म करूं, इससे पहले कि ज्यादा तबियत खराब हो जाए। एक स्माइलिंग फेस के साथ एंड करते हैं, ठीक है, एंड उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, है ना। बहुत ज्यादा बचा नहीं है आपके पास, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड रबर, दीज टू आर लेफ्ट, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग, यू टू स्ट्रगल, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है, स्ट्रेस में हैंडल कर लूंगा, कुछ भी नहीं है, आप साथ में हो तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो आई एम जस्ट फीलिंग थोड़ा सा वीक, आई कांट स्टैंड, तो मैं चाहता तो मैं वैसे पढ़ा सकता हूं बैठ के, पर वो आपको समझ नहीं आएगा, वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, वो इमोशन नहीं निकल पाएगा, वो मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूं वो नहीं कह पाऊंगा। थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूं, इसलिए सेशन को एंड करता हूं, बट आई विल रिकॉर्ड इट टुडे ओनली, ठीक है, एंड आई मेक इट अवेलेबल फॉर यू। आज शाम में 9 बजे क्लास होगी, ठीक है, शाम में 9 बजे क्लास होगी। आई एम ट्राइंग टू सिट एंड टेक क्लासेस, ठीक है ना। क्वेश्चन वाली क्लास तो हम बैठ के भी ले सकते हैं, बट ठीक है, देखते हैं जैसा भी पॉसिबल हुआ। आई मतलब 17 तक देयर इज नो एक्सक्यूज, 17 के बाद हम चले जाएंगे, बढ़िया से दिखा लेंगे। एक बार आपका निर्माण बैच स्टार्ट हो जाए, निर्माण बैच 2023 के लिए है। 1-2 दिन में आपको फिजिक्स के टीचर्स दिख रहे होंगे उसमें, और 1-2 दिन में बायो के टीचर्स भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।